नमस्कार। हर दिन की भांति इस दिन भी आज रसमंजरी साहित्य सृजन के पटल पर नया व्यक्तित्व, नई पहचान। खैर, पहचान तो किसी की मोहताज नहीं है। बड़ी गजब की शख्सियत हमारे बीच उपस्थित है और ये गजब का परिचर्चा आज होने वाला है। ये जो वक्त है जो हमको मिला है और ये जो वक्त है आपके साथ हम बिताएंगे, निश्चित तौर पर बड़े अहम होंगे, क्योंकि आज बातें कुछ हटके होंगी। अभी तक हम चर्चा करते थे, इंटरव्यू साक्षात्कार के रूप में कवियों को आमंत्रित करते थे, बड़े साहित्यकारों को आमंत्रित करते थे, लेकिन आज की जो बात है, आज की बात अलग है। आज हम उन अनछुए पहलुओं की ओर नजर करेंगे जिन जो कभी छुए नहीं गए, और कोशिश करेंगे आदरणीय हमारे बीच उपस्थित श्रीमान विवेक कविश्वर जी से, जो कि मूलतः महाराष्ट्र के हैं लेकिन अभी स्थायी रूप से दिल्ली के निवासी हैं। तो फिलहाल हमें उनका आशीर्वाद दिल्ली से मिल रहा है, रसमंजरी साहित्य सृजन पटल को दिल्ली से मिल रहा है उनका आशीर्वाद। तो आदरणीय, मैं ज्ञानचंद मिश्रा, रायपुर छत्तीसगढ़ की धरती से आपका स्वागत करता हूं पटल पर, अभिनंदन करता हूं। नमस्कार, प्रणाम ज्ञानचंद जी। धन्यवाद सर, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आपके अनुपम समय के लिए, इस अनुपम भेंट के लिए कि आपने रसमंजरी साहित्य सृजन को अपना आशीर्वाद दिया और अपने व्यस्ततम समय को निकाल करके हमें वक्त दिया कि हम आपके साथ इस परिचर्चा के सहभागी बन सके और हमें और इस पटल को इसका गौरव प्राप्त हो सके। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है इस पटल पर आकर। धन्यवाद आदरणीय। और हम दोनों लोग के नीचे विंध्य की गौरव, विंध्य की यान, विंध्य की शान डॉक्टर रमना पाठक, उपनाम आभा, जो रीवा से हैं, फिलहाल अभी बेंगलुरु में डेरा डाल के बैठी हुई हैं पिछले 1-1.5 महीने से। तो आदरणीय, आपका भी मैं इस पटल के माध्यम से मैं स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। नमस्कार। और ज्ञान जी, मुझे थोड़ा आवाज की प्रॉब्लम हो रही है, आवाज बहुत कम आ रही है। सर, मेरी लेकिन आवाज आपको भी कम आ रही है? नहीं, मुझे ठीक आ रही है। मुझे अरुणा जी की आवाज भी ठीक आ रही है। हाँ, उनकी आवाज मुझे भी ठीक ही आ रही है जी। चलिए, तो आदरणीय, मैं आपको अपनी चंद पंक्तियों से पहला प्रणाम प्रेषित करता हूं और पहला प्रणाम निवेदित करता हूं, जिनको सुन के मन के तार झनक जाते हैं, जिनको सुन के मन के तार झनक जाते हैं, अश्क हमारे बन के भाव उतर जाते हैं। जिनको सुन के मन के तार झनक जाते हैं, अश्क हमारे बन के भाव उतर जाते हैं। जिनकी हर रचना में मानवता का कल हो, करता आमंत्रित ज्ञान उन्हें जो विवेक का कल हो, करता आमंत्रित ज्ञान उन्हें जो विवेक का कल हो। तो इसी विवेक की रचना के लिए आज विवेकपूर्ण व्यक्तित्व को, श्रीमान विवेक कविश्वर को मैं इस पटल की ओर से आमंत्रित करता हूं। और उससे पहले किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत के लिए हम विवेक सर के साथ जुड़ेंगे, उनके जीवन के बारे में बहुत सारी चर्चा करेंगे, बहुत सारे विचार विमर्श करेंगे। जैसा कि मैंने कहा कि ये साक्षात्कार नहीं होगा, परिचर्चा होगी आज उन अनछुए किस्सों के लिए जहां शायद कभी छुआ गया हो। तो इस कार्यक्रम को शुरू करने से पहले मैं अनुज्ञा आभा, डॉक्टर रमना पाठक, रीवा से मैं निवेदन करता हूं कि आप सरस्वती वंदना के माध्यम से इस कार्यक्रम को गति दें और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की सहयोग करें। बहुत धन्यवाद ज्ञान जी। और रसमंजरी साहित्य सृजन पटल से सभी का मैं हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करती हूँ। और बिंद की धरती से मैं आप सभी को प्रणाम करती हूँ। बिंद की बेटी हूँ। बिंद के लिए जो काम है और देश सेवा के लिए जो काम है, उसके नए आयाम है, तो उसके लिए मैं काम करती हूँ। और बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन सर आपका कि आप रसमंजरी साहित्य सृजन पटल पर विशेष व्यक्तित्व से मुलाकात में आप परिचर्चा जो हमारी है, और विशेष व्यक्तित्व वही व्यक्ति को हम यहाँ बुलाते हैं, आमंत्रित करते हैं जो हमें विशेष लगता है।
जो समाज को कुछ देता है और जो समाज को बहुत कुछ दे चुका है और अभी अनवरत रूप से देते जा रहा है। तो ऐसे व्यक्तित्व से जब हम मुलाकात करवाते हैं जो समाज के लिए काम करता है, जो देश के लिए काम करता है, तो ऐसे ही, और जब उनका नाम ही विवेक हो, तो स्वाभाविक है कि वो विवेक के साथ अपना काम करते हैं और वो कविशाल जी हों, तो फिर उसमें तो और बड़ी बात हो जाती है। और जब आपकी बात करती हूँ तो कहती हूँ कि विवेक कविशाल जी से जब आप बात करते हैं तो उनको कॉलेज के टाइम में ही उनको उपाधि मिल गई थी सर्वश्रेष्ठ कवि की। तो कवि होना आसान है, लेकिन कवित्व को निभाना कठिन है। और जब से आप अनवरत रूप से अगर कवित्व को निभाते आ रहे हैं, और जितने उम्र के हम लोग हैं उतने उम्र का आपका अनुभव है, तो मैं बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहूंगी सर को कि आप हमारे रसमंजरी साहित्य सृजन पटल पर उपस्थित हुए, और आपकी गरिमामय उपस्थिति से हम लोग गरिमामय हुए हैं। और अभी मैं शुरुआत करती हूँ सरस्वती वंदना से, और जब मैं सरस्वती वंदना करती हूँ, अभी अभी मैं सुधा अहलूवालिया जी से मिली थी और उनकी एक रचना सरस्वती जी के ऊपर मुझे बहुत अच्छी लगी है, तो मैं उसी को पढ़ती हूँ। कहती हूँ, मराल शुभ्र वाहिनी स्वरा विशुद्ध भारती, सुश्रेष्ठ पद्म वासिनी प्रणम्य रूप तारती। मराल शुभ्र वाहिनी स्वरा विशुद्ध भारती, सुश्रेष्ठ पद्म वासिनी प्रणम्य रूप तारती। सुभद्र ज्ञान दायिनी सुधा झरे निदादनी, प्रणम्य शारदे नमो। सुतार यंत्र वादिनी मनोदशा सवारती, सुमंजु ज्ञान तालिका सुरम्य रूप कामिनी। प्रबुद्ध भाव पालिका अतक्त प्राण भी गिले, लिखे विचार आरती। मराल शुभ्र वाहिनी स्वरा विशुद्ध भारती, सुश्रेष्ठ पद्म वासिनी प्रणम्य रूप तारती। विचार लेखनी जनी प्रवाहिनी मनस्वनी, अकाम भाव चेतना वही नई पयस्वनी। न द्वंद्व हो न फंद हो, ना हो विरक्त कामना, नदी बहे सपाट घाट पाट पाट थामना। क्षमा साधती क्षमा सब अदब्य साधती, उदार नेह वारती। मराल शुभ्र वाहिनी स्वरा विशुद्ध भारती, सुश्रेष्ठ पद्म वासिनी प्रणम्य रूप तारती। नमामि शारदे नमो, स्वभावदायिनी नमो। प्रकाश भाव मालिका निवारती गुणोत्तमो। कुलीन शब्द दामिनी अलभ्य भाव मालिनी, अनन्य भाव रागिनी उजास पंचशालिनी। विधान नित्य प्रीत के अलभ्य बाण धारती, मराल शुभ्र वाहिनी स्वरा विशुद्ध भारती। सुश्रेष्ठ पद्म वासिनी प्रणम्य रूप तारती, सुश्रेष्ठ पद्म वासिनी प्रणम्य रूप तारती। सरस्वती नमो नमः। जय माँ वीणा वादिनी। धन्यवाद दीदी। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ वीणा पाणी की वंदना। डॉक्टर अरुणा पाठक आभार, जो रीवा से है, विंध्य की गौरव, विंध्य का शान, विंध्य का अभिमान के माध्यम से पूर्ण हुई। और इस पूर्णता के साथ हम माँ से ये आशीर्वाद मांगते हैं, माँ से कामना करते हैं कि ये हमारा पटल और ये कार्यक्रम भी अपनी पूर्णता को प्राप्त करेगा। और इसी कामना के साथ आज के कार्यक्रम की मैं गति दूंगा, और जिस हेतु उपस्थित है यहाँ पे, जो हमारा उद्देश्य है, उसकी ओर बढ़ेंगे। तो धन्यवाद दीदी आपको एक बार पुनः, और मंच के सभी
अतिथियों को, श्रोताओं को जो हमारे बीच उपस्थित है। सोनिया जी, सोनिया एके अक्स, सोनिया मैम अभी पूछ रही थी कि लाइव दिख नहीं रहा है, तो मैंने आपको लिंक भेजा है, तो अगर नहीं दिख रहा है तो आप उस लिंक पे क्लिक करें, आपको लाइव मिलेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपकी उपस्थिति के लिए। दीदी, पहले तो मैं निवेदन करूंगा कि आप आदरणीय विवेक कविश्वर सर का आपके माध्यम से परिचय हो, लेकिन चूंकि हमने ये वादा किया है अपने दर्शकों के कि आज शुरुआत कुछ हटके होगी, इसलिए इसलिए मेरा पहला सवाल परिचय के पहले आदरणीय विवेक कविश्वर जी से। बिल्कुल ज्ञान जी, मैं चाहती हूँ कि कुछ उनके जो विशेष व्यक्तित्व उसके लिए मैं एक मुक्तक कहती हूँ, फिर उनसे प्रश्न पूछती हूँ, क्योंकि कहती हूँ कि विनम्रता और सादगी जिसका आवरण है, विनम्रता और सादगी जिसका आवरण है, मेहनत करना जीवन का जिसका समर्पण है, देश समाज दुनिया को बतलाना है और राष्ट्र के प्रति व्यक्तित्व का कर्तव्य अर्पण है। तो ऐसे व्यक्तित्व से जब हम मुलाकात करवाते हैं, बात करवाते हैं, और ये सर को देखकर ये मैंने अभी अभी लिखा है और कहती हूँ कि मैं परिचय देती हूँ सर का, और जब परिचय की कड़ी आती है तो कहते हैं कि वो व्यक्तित्व हमारे सामने विशेष बैठे हुए हैं जिन्हें परिचय देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अपने आप में खास हैं, और जब व्यक्ति खास होते हैं तो हम लोग उसे सब जानते ही हैं। लेकिन फिर भी परिचय देती हूँ कि दिल्ली विश्वविद्यालय में आपने अध्ययन किया है, और जब स्नातक और परास्नातक आपका वाणिज्य से है, और आप डायरेक्टर मैनेजर डीजीएम रहे हैं और गोदरेज समूह में, और गोदरेज समूह जाना माना समूह है जिसे जानते हैं, तो इससे एक बात तो पता चलती है कि जब आप डीजीएम हैं वहां के, तो एक व्यक्तित्व विशेष बांधने की क्षमता और एक कार्य कराने की जो क्षमता है वो अपने आप समर्पित दिखाई दे जाती है कि आप गोदरेज समूह से हैं। और जब बात करते हैं कि आप लेखन और साहित्य की बात होती है, तो 50 वर्षों से हमने कहा कि जितनी हम लोग की उम्र नहीं है सर, उतने साल का अनुभव लिखने की रखते हैं, उतनी क्षमता रखते हैं, तो उस व्यक्तित्व को सामने लाने के लिए बहुत बोलने की जरूरत नहीं है, बहुत बताने की जरूरत नहीं होती है, नाम ही काफी होता है। तो हमारे ऐसे नाम हैं विवेक कविश्वर जी, और जब उनकी लेखन से परिचय कराती हूँ तो 7 एकल जिनके संग्रह हैं, जिनकी 7 किताबें आ चुकी हैं, और साझा 12 संग्रह इनके प्रकाशित किताबें हैं, और जो संपादक भी हैं, और जिनकी अभी पुस्तकें प्रकाशाधीन भी हैं और रंगमंची अनुभव है। तो जो हमारे सामने बैठे हुए हैं वो ना सिर्फ एक साहित्यकार हैं, पहले तो वो एक नेतृत्व करने वाला व्यक्तित्व विशेष है जिसने अपने जीवन भर गोदरेज समूह में नेतृत्व किया है। तो सबसे पहले तो मैं उस व्यक्तित्व को नमस्कार करती हूँ। और दूसरी बात, साहित्य की जब बात आती है तो साहित्य में शायद कोई ऐसी विधाएं होंगी जिससे आप परिचित नहीं हो, ऐसा नहीं कहा जा सकता। साहित्य की हर विधा आज से ही हम लोग सीखते हैं और जानते हैं। तो चाहे गजल हो, चाहे हाइकू हो, या कहा जाए कि गीत हो, सारी विधाओं में आप माहिर हैं, और साहित्य का लेखन जो है वो आज से चलता है। तो विवेक कविश्वर नाम सिर्फ आपने बताया कि आप दिल्ली विश्वविद्यालय में थे, तब आपको सर्वश्रेष्ठ कवि की उपाधि मिली थी, पर हम कहते हैं कि तब से आपने आज तक अपनी उस उपाधि को साथ में लेकर चले हैं और अपनी उस उपाधि को बरकरार रखा है। तो ये बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि किसी स्थान को पाना बहुत सहज है एक बार, पर उस स्थान के अनवरत बने रहना सबसे कठिन बात है। और जब मैं सर की बात करती हूँ तो मैंने उनकी कुछ रचनाओं को देखा था, तो एक रचना से मैं उनकी बात करती हूँ कि 100 रुपए जो व्यक्तित्व सर ने अपने लिए लिखा, मैं उनके लिए ही कहती हूँ कि 100 रुपए हर किलो बिकता अंगूर जवानी में, 100 रुपए हर किलो बिकता अंगूर अपनी जवानी में, और बुढ़ापे में किशमिश बने तो दाम लगती 400, बुढ़ापे में किशमिश बने तो दाम लगती 400। तो आज हमारे सामने जो परिपक्व कविश्वर जी बैठे हैं, विवेक जी बैठे हैं, तो उनके जो दाम है वो अनमोल है। वो दाम जो पहले दिल्ली विश्वविद्यालय में लगे थे,
उस दाम को छोड़ के आज जो हमारे सामने उपस्थित व्यक्तित्व विशेष बैठा है, तो उसका दाम अनमोल है, हम नहीं लगा सकते। तो ऐसे परिचय के साथ मैं आपको रूबरू करवाती हूँ और चाहूंगी कि आप उनके व्यक्तित्व विशेष से परिचित हों कि उनका जीवन क्या रहा, कविता कैसे लिखी गई, क्यों लिखी गई और कविता का उद्देश्य क्या है, किस स्थिति में लिखी गई, ये सब हमारा परिचित कराना रसमंजरी पटल का विशेष जो कार्यक्रम है, व्यक्तित्व विशेष की कार्यशाला में व्यक्तित्व विशेष को हमने आमंत्रित किया है। तो हम उन्हें आमंत्रित के साथ साथ उनका स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं और इसी के साथ हम अपना माइक सौंपते हैं ज्ञान जी को। दीदी, ये जो अभी आपने कविश्वर सर के परिप्रेक्ष्य में जो उनकी ही लाइनें पढ़ी, तो वो खुद कहते हैं, मैं सपनों का व्यापारी हूं, मैं सपनों का व्यापारी हूं, कैसे मुझसे दूर रहोगी। तो जो खुद सपनों का व्यापारी रहा हो, तो व्यापार उससे अच्छा कोई समझ नहीं सकता, चाहे वो साहित्य हो, चाहे वो आम जीवन हो। तो निश्चित तौर पर हर विधा को आपने बड़ी सहजता और बड़े पारंपरिक तरीके से निभाया है। निश्चित तौर पे बड़ा गर्व होता है ये देख के, सुन के, पढ़ के। और जो अनुभव और अंगूर को आपने एक साथ एक कसौटी पे रख के निचोड़ा है, निश्चित तौर पर उसका जो अमृत है, क्या लाजवाब सर, क्या कहने। सर, जहां से शुरू हुए थे वहीं से शुरू होता हूं कि अमूमन सारे साक्षात्कार में बातें जब होती हैं तो शुरुआत से बात होती है, लेकिन आज मेरा ध्यान ये है कि मैं वर्तमान से बात करूंगा। बात इसलिए करूंगा क्योंकि मैंने जब आपका परिचय पढ़ा तो वहां लिखा हुआ था कि 50 वर्ष के से ज्यादा का अनुभव। मेरा यक्ष प्रश्न ये है कि आपकी उम्र कितनी है? जितनी आपको लगती है उतनी ही है। ये क्वेश्चन यदि ज्ञान जी किसी लेडीज से पूछे तो उसका मुंह बन जाएगा, क्योंकि वो अपनी उम्र नहीं बताना चाहती। लेकिन जब सर की बात आती है तो अनुभव बहुत ज्यादा बढ़कर बोलता है और अनुभव की सुनाता है। तो हमारे बीच उपस्थित हो चुकी हैं सोनिया दीदी, बहुत बहुत प्रणाम पटल पे उपस्थित होने के लिए, आपका अभिनंदन। कमेंट शो करें। सोनिया दीदी बोल रही है अच्छा जवाब, कमेंट शो करें। चलिए सर, शुरुआत करना चाहूंगी। तो जैसे ज्ञान ने कहा कि आज बात अलग होगी, हटके होगी, तो मैं भी जानना चाहूंगी कि जो साहित्य की प्रेरणा है और जो साहित्य की शुरुआत थी वो आपने सर्वप्रथम कब से की? देखिए, मैं शायद कॉलेज के सेकंड ईयर में था, तब तक मुझे कोई अंदर से अनुभूति नहीं आई थी कि मैं लिख सकता हूं। हुआ ऐसा कि मेरा एक मित्र हिंदी ऑनर्स कर रहा था। एक बार उसकी एक पुस्तक मेरे हाथ लगी, वो मैंने पढ़ी। मैं वाणिज्य का छात्र था और हिंदी को मैंने कभी पढ़ा नहीं है, लेकिन वो पुस्तक मैंने पढ़ी, कुछ अच्छा लगा और गहराई में पढ़ी, और उसके बाद कुछ लिखने का मन किया, कुछ लिखा भी गया। कैसे लिखा गया मैं नहीं जानता, बचपना था पहले की कविताओं में। मेरी पहली श्रोता मेरी माँ ही थी, जिनको मैं सुनाया करता था और वो तारीफ करती थी उनकी। असल में जब लेखन में तेजी तब आई जब मैंने काव्य प्रतियोगिता विश्वविद्यालय में भाग लिया, और डरते हुए भाग लिया क्योंकि हिंदी मेरा विषय कभी नहीं रहा। उसमें मुझे प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ, वो भी ठीक है। श्रेष्ठ कवि का खिताब मिला, वो भी ठीक है। लेकिन सबसे बड़ा इनाम अगर मुझे उसमें कोई मिला तो वो ये था कि निर्णायक मंडल में एक प्रोफेसर त्रिपाठी थे। उन्होंने मुझे वो पुरस्कार देने के बाद बुलाया वापस, मेरे कंधे पे हाथ रखा और कहा, बेटा बहुत छोटे हो, जो लिख रहे हो वो बहुत परिपक्व है, आज इसकी कोई कीमत नहीं होगी, शायद कहीं छपो भी ना, कोई पूछे भी ना, लेकिन हिम्मत मत हारना,
लिखते रहना, अपनी शैली को मत बदलना, अपने शब्द विन्यास को मत बदलना, एक न एक दिन तुम सफल जरूर होगे। और शायद लगता है मुझे उनका आशीर्वाद अब फल रहा है। वो दिन है और आज का दिन है, मुझे रुकने की जरूरत नहीं पड़ी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। बहुत बहुत बड़ी उम्दा मार्गदर्शन। हालांकि वो मार्गदर्शन के रूप में आपको वरदान मिला। निश्चित तौर पर ये वचन अगर सभी के लिए सत्य हो और ये धैर्य सब अगर सबके साथ जुड़ा रहे तो जीवन में बेशक। इससे अच्छा आईना धैर्य का नहीं हो सकता। आदरणीय सोनिया जी कह रही है कि 2 शिकारी 1 शिकार। सोनिया जी को मैं बताना चाहूंगी कि जो व्यक्तित्व विशेष में हमारे साथ बैठे हुए हैं वो इतने बड़े व्यक्तित्व हैं कि एक व्यक्ति से हैंडल ही नहीं होते, तो 2 व्यक्तित्व को उनको संभालना पड़ रहा है। तो जब हम ऐसे व्यक्तित्व को बुलाते हैं तो 2 लोग रहते हैं, क्योंकि उस व्यक्तित्व का आधा आधा पल्ला हम लोग बराबर हो जाते हैं। जब सोनिया जी को आप बुलाएंगे तो 3 रहिएगा, वो बहुत बड़ा व्यक्तित्व है मुझसे भी। नरेंद्र पांडे जी भी उपस्थित हैं और सोनिया जी आपका भी बहुत जल्दी आमंत्रण है इसी पटल से। और मैं जानना चाहूंगी कि सर जो व्यक्तित्व आज मंजिल बन के निखरा है और लक्ष्य पे चल रहा है, तो हर व्यक्तित्व का एक बचपन होता है और बचपन ऐसा होता है कि जो पहले से ही आपकी विशेषता को बता देता है। तो हमारे आज भी चंचल से दिखते हुए और आज भी बचपन में जीते हुए जो 55 बैठे हुए हैं, ये बचपन में कैसे थे? मेरा बचपन काफी समय तक तो एक साधारण बच्चे की तरह ही रहा। वही खेल कूद, वही स्कूल, वही शरारतें, वही सब कुछ। लेकिन जब मैं शायद 8वीं में था, बल्कि उससे भी पहले जब मैं 5वीं में था, उस समय पिताजी की आर्मी में थे मेरे पिताजी, उनकी बदली हो गई थी नागालैंड। मैं, मेरा छोटा भाई और मेरी माँ, ये हमारा परिवार दिल्ली में था। तो बचपन से ही एक जिम्मेदारी की भावना आ गई थी। बचपन से ही अपने आप को बड़ा महसूस करने लग गया था। और उस उम्र में भी जब माँ को कहीं जाना होता था तो वो मुझे साथ लेके जाती थी जैसे मैं बहुत बड़ा हूं। एक वो भाव आज तक चला आ रहा है। मैं आज तक एक जिम्मेदारी सी महसूस करता हूं, किसी भी वस्तु की हो, किसी भी घटना की हो, किसी भी मार्ग की हो। तो बचपन ऐसे चला और उसके बाद वो कभी भी खिलंदड़ जैसा होता है वैसे नहीं हुआ। चाहे वो कॉलेज हो, चाहे वो आगे पोस्ट मैनेजमेंट हो, वो सीरियसनेस हमेशा रही। लेकिन अभी जब से मैंने ज्यादा लिखना शुरू किया है, तब से मुझे ऐसे लगता है मेरा बचपन वापस आ गया है। वो गंभीरता कहीं चली गई है, वो एक जो जामा सीरियसनेस का ओढ़ा हुआ था वो हट गया है। और विशेषकर जब मैं श्रृंगार की रचनाएं लिखता हूं तो अपनी उम्र से बहुत पीछे चला जाता हूं। जो कुछ उस उम्र में महसूस नहीं किया था वो आज महसूस करता हूं। सर, मैंने आपकी 4 लाइनें पढ़ी थी। आज भी मौजूद है एक बच्चा मुझमें, आज भी मौजूद है एक बच्चा मुझमें जो अक्सर अपनी जिद पे उतर आता है। सर, ये पढ़ने के बाद मुझे पता लगा कि आप जिद्दी भी हैं। तो ये जिद कहाँ करते हैं आप? ये जिद मेरी अपने से होती है, या जिसको मैं बहुत अपना समझता हूं। बहुत कम लोग हैं, बहुत ही कम लोग हैं, शायद 10 उंगलियों की जरूरत भी ना पड़े, एक हाथ की उंगलियों पे ही गिना जा सकता है। ये जिद मेरी उनके साथ होती है, ये जिद मेरी अपने साथ होती है, ये जिद मेरी अपने शब्दों के साथ होती है। और जब मैं कुछ लिखना चाहता हूं विशेषकर, और अगर वो बात ना बने, तब ये जिद बहुत काम आती है। ये जिद मुझे मजबूर करती है कि जो मेरे मन में है वो कागज पे आ जाए। जो मेरे अपने हैं उनसे मैं कई बार ठीक या गलत अपनी बात मनवाता हूं। ये मेरा प्यार है उनके साथ,
ये मेरा अधिकार है, लेकिन है। इसीलिए मैं कहता हूं आज भी एक बच्चा मौजूद है मेरे में, जब वो जिद पे अड़ जाता है तो अड़ जाता है। देखें वो बच्चा कब तक रहता है। बहुत बड़ी बात सर कि जब बचपन में भी बचपन समाहित हो और वो बचपन उसमें एक ऐसी दिग्दर्शिता होती है कि वो सामने वालों को भी बढ़ाने की क्षमता रखता है, लेकर चलता है। और जब साहित्य की बात आती है और साहित्य सृजन की बात आती है, रश्मि जी यहाँ उपस्थित हैं, हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आज हमारे साथ सदानंद जी यहाँ उपस्थित हैं, आपका हार्दिक स्वागत है। और जज्बा यही होना चाहिए, बिल्कुल। और जब हम कवीश्वर जी की बात करते हैं और जज्बा और जज्बात सीखते हैं, और तो सबसे पहले हम ये सीखते हैं कि आप लक्ष्य को बनाकर चलो, क्योंकि आप बचपन में भी सीरियस रहे, बचपन में भी आपने एक संकल्प को आगे लेकर बढ़ा है। तो सर मैं ये चाहूंगी कि सबसे पहले कि आप समय का मैनेजमेंट किस तरह करते थे, क्योंकि उस समय जब आपने लिखना चालू किया तो आप गोदरेज समूह में कार्य कर रहे थे और घर और बाहर की परिस्थितियां। उससे पहले से मैंने लिखना शुरू किया था। कॉलेज में था मैं, तभी मैंने लिखना शुरू किया था। लेकिन जब मैं कॉलेज से निकला और जब मैंने गोदरेज समूह में नौकरी शुरू की, करीबन 35 साल तक मैंने नौकरी की वहां। लेकिन आपको जान के हैरानी होगी, सिर्फ 2 व्यक्तियों को छोड़कर किसी को नहीं पता कि मैं कविता लिखता था। ये बात मैंने जाहिर नहीं होने दी कहीं भी, क्योंकि मुझे अक्सर ऐसा लगता था कि हम जहां नौकरी करते हैं वहां अक्सर हम दिमाग से काम करते हैं, भावनाएं काम नहीं आती, और हम एक दूसरे को अपनी बुद्धि से परखते हैं, बुद्धि की हम तुलना करते हैं। ऐसी जगह पे अगर भावनाओं का उल्लेख किया जाए या काव्य का उल्लेख किया जाए या सृजन का उल्लेख किया जाए तो उसकी सही कीमत नहीं हो सकती। और मेरी हर कविता मेरा बच्चा होता है, मैं उसे बिल्कुल अपना बच्चा मानता हूं। और उस किसी माँ के बच्चे की अगर कोई अवहेलना, बेइज्जती करे या किसी माँ के बच्चे को भला बुरा कहे तो वो उसे बर्दाश्त नहीं होगा। इसी तरह मेरी कविता की भी अगर कोई बुराई करता है, उसकी समीक्षा करना अलग बात है, उसका स्वागत है। लेकिन खाली बुराई करने के लिए करता है और इसलिए करता है क्योंकि वो उसे समझ नहीं पाता, वो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। आपको जान के हैरानी होगी, इसी कारण से मैंने कभी अपनी कविता कहीं प्रकाशित होने के लिए नहीं भेजी। सालों गुजर गए, क्योंकि मैं कोई उसको नकारे, मुझे बर्दाश्त नहीं था। मेरी कविता के लिए कोई ये कहे कि संपादक के धन्यवाद के साथ वापस, ये मुझे मंजूर नहीं था। मुझे बहुत लोगों ने कहा, मैंने कहीं कविता नहीं भेजी। एक काव्य गोष्ठी में एक सज्जन मेरे पास आए, अनौपचारिक काव्य गोष्ठी थी वो, उसमें एक सज्जन मेरे पास आए कि आपकी कितनी पुस्तकें प्रकाशित हुई। मैंने कहा एक भी नहीं। कहते क्यों? मैंने कहा मालूम नहीं, शायद मैं अच्छा नहीं लिखता हूं। तो कहते आप मुझे फोन कीजिएगा। बाद में मालूम पड़ा इलाहाबाद का एक बहुत बड़ा प्रकाशन है, उसके वो संपादक भी थे, उसके वो मालिक भी थे। फोन पे लंबी चौड़ी बात हुई उनसे, फिर वो दिल्ली में रेखता समारोह में उनसे मुलाकात हुई और उन्होंने कहा कि आप मुझे जल्दी से जल्दी अपनी 100 कविताएं भेजिए। वो मेरी पहली पुस्तक प्रणय से परिणय, उसमें वो कविताएं ढल गई। वो मेरी पुस्तक बहुत पसंद की गई। उसके बाद मुझे किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ी, अपने आप लोग कविताएं मांगते रहे, छापते रहे, पुस्तकें आती रहीं। ऊपर वाली की दया है, आप सब लोगों का स्नेह है। मैंने कभी अपनी कविता छापने के लिए किसी से नहीं कहा। बहुत बड़ी बात, बहुत सुंदर। इसीलिए सर ये व्यक्तित्व तो आपकी कविताओं में भी झलकता है। और मैं आपको जब पढ़ता हूं तो मुझे मिलता है कि लोग जाने क्या क्या समझते हैं मुझको, लोग जाने क्या क्या समझते हैं मुझको, सिर्फ मैं ही जानता हूं कि मैं क्या हूं। बेशक सिर्फ मैं ही जानता हूं जाने क्या क्या समझ लेते हैं मुझको, ये तो मैं ही जानता हूं कि मैं क्या हूं। बिल्कुल सही बात है। हम कवियों के साथ एक बड़ी अजीब सी बात होती है, अगर हम कोई श्रृंगार की रचना लिखते हैं तो लोग समझते हो अच्छा कुछ चल रहा है आजकल। अगर हम दुख की रचना लिखते हैं
तो उनको लगता है कि शायद घर में कुछ बुरा हो गया है। अगर हम व्यंग लिखते हैं, मजा आता है उन्हें। क्यों हमारी रचनाओं से, हमारे शब्दों से, हमारे भावों से हमें पहचाना जाता है, मैं आज तक नहीं समझ पाया। कई बार मेरी कविता पढ़कर मुझे ऐसे भी फोन आते हैं, कमेंट आते हैं कि क्या हुआ, भाभी जी ठीक तो हैं? अरे भाई, वो अपनी पत्नी के लिए नहीं लिखी थी मैंने। या एक मजेदार बात बताऊं, मेरी एक महिला पाठक थी, कोई जान पहचान नहीं थी, कुछ नहीं थी। सर, उन्होंने क्या यहाँ मेरी मैं भी हूँ, महिला भी हूँ नहीं और पाठक भी। जी, उन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा, आपकी कविताओं में लड़कियां ही क्यों नजर आती हैं? मैंने कहा लड़कियां नहीं, महिलाएं नजर आती हैं। कहती लेकिन क्यों, आपको महिलाओं के सिवा कुछ नजर नहीं आता? मैंने कहा श्रृंगार का कवि हूं, हर सुंदरता देखता हूं, चाहे फूल हो, पत्ते हो, जानवर हो, घटना हो, प्रकृति हो, महिला हो, मुझे अच्छा लगता है। कहती नहीं, मुझे उनका शब्द मैं रिपीट कर रहा हूं, मुझे ऐसा लगता है आप लंपटता में ज्यादा विश्वास रखते हैं। मैंने कहा धन्यवाद, धन्यवाद कह के बात खत्म हो गई। उसके बाद आज वो मेरी एक रेगुलर पाठक हैं, बहुत अच्छी मित्र हैं, मुझसे हमेशा बात करती हैं और हर 3-4 बातों के बाद माफी मांगते हैं कि मैंने जो आपके लिए कहा था। यही एक कवि का धर्म है कि अपनी बात को मनवाना और अपनी बात पे अडिग रहना। और वाकई में जब सशक्त व्यक्तित्व की बात आती है तो हम जो कहते हैं और करते हैं, और जो करते हैं वही कहते हैं। तो ये बहुत बड़ी विशेषता आपकी यहाँ पे परिलक्षित हुई है। और हम जरूर जानना चाहेंगे आपकी कुछ ऐसा अनुभव जो आपको रचनाओं के साथ जोड़ा, या जिसने आपको कॉलेज में, तो आपने अपना अनुभव बता दिया कि आपने कॉलेज में कविताएं लिखना चालू किया था। फिर आपको ऐसा क्या लगा कि आपको सिर्फ इस, आप सही जैसे बहुत सारी विधाओं को लेकर चलते हैं, तो आपने क्या सोचा कि किसी एक विधा को लेकर चलना चाहिए शुरुआत में? मैं जानना चाहूंगी, क्योंकि जो नए आमंत्रित पाठक होते हैं या लेखक होते हैं, तो वो समझ नहीं पाते कि साथ में सभी विधाओं को लेकर चले या किसी एक विधा को। बेशक, ये आपने बहुत अच्छा पूछा। मैंने बहुत सी विधाओं में अपनी कलम चलाई, उपन्यास भी लिखा, कहानियां भी लिखी, संपादन भी किया। लेकिन मैंने एक बात महसूस की कि सहज रूप से, स्वाभाविक रूप से, प्राकृतिक रूप से मेरी जो अनुभूतियां होती हैं उनको मैं कविता में अच्छी तरह ढाल सकता हूं। अक्सर मेरे साथ ये हुआ कि जब मैं कोई कहानी लिखता था या अपने उपन्यास पर काम कर रहा था, तो 1 या 2 उसके पृष्ठ लिखने के बाद सडनली उस टाइम जो मेरे मन में विचार चल रहा होता था उससे मिलती जुलती कोई कविता का जन्म होता था और वो उपन्यास साइड में रखकर मैं वो कविता लिखने लगता था। ये बहुत मेरे साथ हुआ। मैं आपको एक और बात बताऊं, ये आज तक मुझसे किसी ने पूछी नहीं है। अक्सर लोग भाव से प्रभावित होकर शब्दों की रचना करते हैं। मेरे साथ ऐसा जनरली नहीं होता, कभी कभी होता है लेकिन अक्सर नहीं होता। मेरे जहन में कविता की पहली पंक्ति आती है हमेशा, और वो पंक्ति मुझसे पूरी कविता लिखवाती है। अब वो पंक्ति मेरे मन में क्यों आती है मैं खुद नहीं जानता। हो सकता है उसका कोई ना कोई कारण हो, कोई दृश्य मैंने देखा हो, किसी से मैंने बात की हो, कोई चीज मुझे पसंद आई हो। और मैं हमेशा कहता हूं, मुझे दुनिया की हर सुंदरता भाती है, चाहे वो कोई भी सुंदरता हो। एक खिला हुआ फूल मुझे अच्छा लगता है, एक सुंदर लड़की मुझे अच्छी लगती है, और मुझे कहने में कोई शर्म नहीं है कि एक सुंदर लड़की मुझे अच्छी लगती है। अच्छी लगना प्रशंसा का भाव है। जो भी मुझे चीज अच्छी लगती है उससे संबंधित एक पंक्ति जब मेरे मन में आती है, वो पंक्ति मुझे पूरी कविता दे जाती है। इसलिए कविता का जन्म कैसे होता है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन ये मैं जानता हूं कि उस पहली पंक्ति आने के बाद मेरी जो परिस्थिति होती है, मेरी जो स्थिति होती है या मानसिकता जो होती है, वो एक जैसे प्रेग्नेंट औरत होती है वैसी होती है। जब तक उस कविता का जन्म नहीं होगा मैं और कुछ कर नहीं पाता। अक्सर मैं कुछ भी रफ में लिख के छोड़ देता हूं, और जब समय मिलता है तो उसको फिर पूरा जामा पहनाया जाता है, लेकिन वो कविता पूरी होनी ही चाहिए। और एक बात और, मुझे कविता पूरी करने में समय भी नहीं लगता। जामा की बात आई तो आपकी जो एक कविता के मैं शब्द पढ़ रही थी,
कि चलो एक बार फिर से नहाया जाए, चलो एक बार फिर से नहाया जाए और जिंदगी को नया जामा पहनाया जाए। तो ये बात माने आप अपनी कविता पे भी उतारते हैं और अपनी जिंदगी पे भी उतारते हैं कि घर से साथ चली आ रही थी कुछ यादें, उन्हें इस धूप की गर्मी से छुड़ाया जाए, उन्हें इस धूप की गर्मी से छुड़ाया जाए। तो वाकई मुझे एक बात यहाँ पर निकल के आई कि कविता आपके मन में जन्म लेती है, कविता आप पहले जन्म ले लेती फिर आप लिखते हैं। एक बात मुझे और यहाँ पर महसूस हो रही थी और जो मैं जानना चाह रही थी कि अपने पाठकों के लिए, कि जो पाठक दिग्भ्रमित होते हैं, जैसे नए नए लिखते हैं तो उनको लगता है कि हम दोहा भी सीख लें, कुंडलियां भी सीख लें या सारी विधाएं सीख लें। तो आपका क्या कहना है कि किसी एक विधा को पकड़कर चलना चाहिए या फिर सारी विधाओं को साथ में समाहित करना चाहिए? जो भी विधा सीखने का मन करे उसे सीखना अवश्य चाहिए, क्योंकि आप रचें या ना रचें, दूसरों का लिखा हुआ पढ़ के आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, जीवन को खुशगवार बना सकते हैं। लिखने का जहां तक संबंध है, आपको आपका मन स्वयं बताएगा आपको क्या लिखना है। कोई भी व्यक्ति कविता लिख नहीं सकता, वो खाली मन के आए हुए भावों को कागज पे उतार सकता है। जैसे कहते हैं, सिखाने से कवि नहीं बन सकता, सिखाने से वो खाली मात्राएं ठीक कर सकता है, बहर ठीक कर सकता है, रदीफ काफिया ये जान सकता है, लेकिन भाव कहां से आएंगे? भाव आना कोई नहीं सिखा सकता। जब मन में भाव आते हैं तो वो किस विधा में बाहर आना चाहते हैं, ये वो मन आपको अपने आप बता देता है। और अगर आप मन से गद्दारी करेंगे, मन आपको कहता है गीत लिखो, और अगर आप दोहा लिखेंगे तो वो दोहा कभी अच्छा नहीं बन पड़ेगा। मन जो कहता है वो करिए। कविता या सृजन यही एक ऐसा क्षेत्र है जहां आपको दिमाग की जरूरत नहीं है, बल्कि दिमाग आप इस्तेमाल ना करें तो अच्छा है। दिमाग उतना ही इस्तेमाल कीजिए जितना उस विधा को आप जान सकें, उसके नियम जान सकें, बस उसके बाद नहीं। हर चीज यहां से आनी चाहिए। जैसे मुस्कुराहट के बारे में मैं हमेशा कहता हूं, मुस्कुराहट होंठों से नहीं आनी चाहिए, मुस्कुराहट दिल से निकलनी चाहिए। मुस्कुराहट आपकी आंखों में नजर आनी चाहिए, मुस्कुराहट आपके पूरे हाव भाव में नजर आनी चाहिए, आपकी बॉडी लैंग्वेज में नजर आनी चाहिए। खाली वैसी मुस्कुराहट तो एयर होस्टेस भी देती हैं जब हवाई जहाज में बैठते हैं आप, उस मुस्कुराहट का कोई मतलब नहीं है। तो वैसे ही लिखने का है, जो यहां से निकले उसे लिखिए, और जब लिखने के बाद आप उसे पढ़ें अगले दिन, तो आपको आपके मुंह से खुद बाहर निकलनी चाहिए क्या लिखा है मैंने, वो सृजन है। बहुत बढ़िया बात। और भावपूर्ण सृजन ही आवश्यक है, आपका ऐसा कहना है कि जब भाव आपके दिल में आए तो उस भाव को अभिव्यक्त करना कवि की पहचान है, और कवि जन्मजात होते हैं, बनाए नहीं जाते। बहुत बड़ी बात है, बिल्कुल सभी जानते हैं, लेकिन आज के जो कवि हैं वो बनते हैं, तो ये बड़ी बात है कि उनको बनना नहीं चाहिए, कवि जन्मजात होते हैं। दीदी एक मेरा अनुभव रहा है, मैंने जितना सर को पढ़ा है, जितना सर की कविताओं में खोजने निकलता हूँ, सर की रचना में खोजने निकलता हूँ, तो मैंने ये पाया, एक रचना मुझे याद आती है, कौन कहता है मेरा नसीब कोई और लिखेगा, कौन कहता है मेरा नसीब कोई और लिखेगा, मेरे हाथ में भी कलम है, मैं उसे खुद ही लिखूंगा। तो जैसा कि सर बोल रहे थे कि आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, और सर आप कोई बहुत बड़ी बड़ी बात नहीं लिखते हैं, आप बिल्कुल बेसिक्स पे जाके लिखते हैं, जो हमारे आसपास घटती हैं, जीवन के बड़ी करीब होती हैं, जिसको हम एक आम तौर पे एक बड़े से बड़ा कवि उसको नजरअंदाज करके छोड़ देता है, आप उन छोटी छोटी चीजों के ला करके कविता का रूप देते हैं। बिल्कुल। तो ये इतने बड़े बड़े मुद्दे छोड़ करके आपके दिमाग में ये कैसे आता है कि मुझे इन चीजों पे लिखना है? देखिए, लिखना दो कारणों से होता है। एक, स्वयं को संतुष्ट करने के लिए, अपने आप को खुशी देने के लिए। जो लेखन आपको खुशी ना दे वो किसी को खुशी नहीं दे सकता। स्वांत सुखाय, रघुनाथ गाथा। स्वांत सुखाय, बिल्कुल। और दूसरा लेखन होता है लोगों को प्रभावित करने के लिए। इन दोनों लेखनों में बहुत अंतर है। पहला लेखन हृदय से निकलता है, दूसरा लेखन आपके मस्तिष्क से निकलता है, और मस्तिष्क से निकला हुआ लेखन कभी भी अपील नहीं कर सकता। जो आजकल कवि लिखते हैं उनमें जन्म नहीं होती कविता, लिखी जाती है,
ठीक है, उन्हें वो ठीक लगती होगी, लेकिन मैं एक छोटी सी बात आपको बताऊं, हाइकू जो विधा है कविता की 5 7 और 5, अक्सर लोग इसे बहुत बहुत ही लाइटली लेते हैं कि हाइकू लिखना क्या है, बहुत आसान है, मैंने 500 लिखे, मैंने 1000 लिखे, मेरी 2 पुस्तकें आ गई। लेकिन अगर हाइकू का अगर इतिहास पढ़ें तो इसके जो जनक थे माउ त्से बाशो, उनका कहना था अगर कोई व्यक्ति अपने पूरे जीवन में 5 हाइकू भी लिख दे तो मैं उसे हाइकूकार मानता हूं, और अगर वो 10 हाइकू लिख दे तो मैं उसे सर्वश्रेष्ठ हाइकूकार मानता हूं। सिर्फ 10 हाइकू पूरे जीवन में, और यहां लोग 1 घंटे में 50 हाइकू लिख देते हैं। सही। ये फर्क है यहां से निकलने का और यहां से निकलने का। मैं आपको अपनी ही बात बताता हूं, कई बार एक दिन में 2 या 3 कविताएं निकल आती हैं, कई बार महीने भर कुछ नहीं निकलता, जितना मर्जी कोशिश करो नहीं निकलता। और अगर कोई मुझे कहता है आप इस लाइन पर कविता लिखिए, वो मुझसे नहीं होता। इसीलिए मैं कभी प्रतियोगिता में भाग नहीं लेता, क्योंकि मुझे वो बनावटीपन लगता है। किसी और के भाव पे आप अपनी कविता को जन्म कैसे दे सकते हैं, मुझे नहीं समझ आता। बहुत सही बात और बहुत बड़ी बात की है, इसीलिए आप कवीश्वर जी हैं। जब कवियों के कवि हों तो कवीश्वर जी होते हैं। कवीश्वर मेरा सरनेम है, मैंने कोई नाम नहीं लिया है, ये कवीश्वर मेरा सरनेम है, और हमारे खानदान में 20-25 कवीश्वर हैं। तो जो भी है सर, बट ये वाला जो कवीश्वर है वो वैसे भी दीर्घ स्वर संधि है और वैसे भी बड़ा दीर्घ है। तो बहुत बड़ी बात और बहुत अच्छी बात हम लोग यहाँ पे बता रहे थे और अपने पाठकों को बता रहे थे कि आप भाव से कविता लिखें और ना कि आप सोच समझ कर कविता लिखें। और दूसरी बात, वही कविता सक्सेस होती है, चाहे निराला की हो, चाहे महादेवी की हो या जयशंकर जी। अगर कामायनी लिखी तो जब दिल से लिखी जाती है और जब भाव से लिखी जाती है तो वही महाकाव्य बनता है, वही खंड काव्य बनता है। और जब अपन आवश्यक रूप से लिखते हैं, जैसे मैंने देखा है, जब हरिश्चंद्र भारतेंदु जी का नाम आता है तो 35-40 वर्ष की उम्र में 70 रचनाएं लिखे थे। जब मैं उनको पढ़ती थी तो मैं सोचती थी कि अगर ये जीवित होते तो मुझे कितनी रटनी पड़ती इनकी रचनाएं, इतनी ज्यादा ये लिखे। लेकिन हर कवि की 2-4 कविताएं ही ऐसी होती हैं जो जिसके नाम से वो जाना और पहचाना जाता है, भाव प्रधान। और ऐसी कविताएं तो आपके जीवन का सार कुछ ही कविताएं होती हैं। बाकी हम लिखते तो जरूर हैं, पर हमारे जीवन का सार कुछ ही कविताएं होती है। और ये बात आपने यहाँ पर बताई और सही कहा। और मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि जो आजकल द्वंद्व चल रहा है, भाव प्रधान कविता यानी छंदबद्ध और छंद मुक्त, तो दोनों का क्या आप क्या स्तर मानते हैं, छंदबद्ध व छंद मुक्त? देखिए, मैं तो अधिकतर बल्कि मैं तो ये कहूंगा 95% छंदबद्ध ही लिखता हूं। मेरी कविताएं गेय होती हैं, उन्हें गाया जा सकता है अगर स्वर है आपके पास तो। छंद मुक्त मैं नहीं लिख पाता, मैं ये नहीं कहूंगा नहीं लिखता, मैं नहीं लिख पाता। है मेरी 5-7 छंद मुक्त कविताएं, पसंद भी की जाती हैं, लेकिन मेरा पहला इंक्लिनेशन जो है, मेरा पहला रुझान जो है वो छंदबद्ध कविता की तरफ ही है। लेकिन मैं जब छंद मुक्त कविताएं सुनता हूं तो बहुत अच्छा लगता है, उनमें कोई बंधन नहीं होता। छंदबद्ध कविता लिखने के लिए आपको बहुत बड़ा बंधन होता है, आपको मात्राएं मिलानी पड़ती हैं, आपको तुक लगानी पड़ती है, उसमें सब कुछ होता है, तब वो कविता निखर के दुल्हन बनती है। लेकिन जो छंद मुक्त कविता होती है वो षोडशी है, बिना किसी बंधन के वो मुक्त सावन में बहती है, नहाती है, और उसे कंट्रोल करना, संभालना बहुत कठिन होता है। लेकिन मेरा अपना रुझान हमेशा छंदबद्ध के लिए ही है। अक्सर मैं गीत ज्यादा लिखता हूं। दीदी, काफी लंबी परिचर्चा हो गई, तो मैं निवेदन करूंगा कि कोई एक रचना सर से, कि सर जो आपकी सबसे पसंदीदा रचना हो, गीत हो, जो भी वो आपके ऊपर है, वो जो आपका जो सबसे पसंदीदा है वो हम आपसे सुनना चाहेंगे। बहुत मुश्किल होता है जब कवि से पूछा जाए उसका पसंदीदा क्या है,
अगर वो किसी रचना को पसंदीदा कह देता है, इसका मतलब बाकी रचनाएं थोड़ी कम हो जाती हैं। या माँ से अगर पूछा कौन सा बच्चा सबसे प्यारा है, तो माँ इसका जवाब नहीं दे सकती। खैर, मैं श्रृंगार का कवि हूं। मेरी अधिकतर रचनाएं, 90% रचनाएं श्रृंगार जनित होती हैं। अब वो चाहे वियोग श्रृंगार हो, मिलन श्रृंगार हो, रस श्रृंगार हो, कुछ भी हो। मैं आपको मैं ये पूछूंगा कि जो आपके सबसे करीब हो। जी, श्रृंगार में मैं मानता हूं कि ये सब कल्पना का खेल है। श्रृंगार लिखने के लिए आपको असल में किसी अनजान से प्रेम करने की जरूरत नहीं है। एक रचना सुनाता हूं मैं आपको। सद्य स्नाता रात का भीगा, मुझको झुलाता ख्वाब हो तुम। सद्य स्नाता रात का भीगा, मुझको झुलाता ख्वाब हो तुम। मैं तुम्हें छू लूं, उसी पल का ठिठका हुआ एहसास हो तुम। मुझको झुलाता ख्वाब हो तुम। ग्रीष्म का संताप हो तुम, सावन बरसता घात हो तुम। ग्रीष्म का संताप हो तुम, सावन बरसता घात हो तुम। और पतझड़ में गिरे एक पात पर ऋतु का लिखा एक गीत हो तुम। क्या बात। पतझड़ में गिरे एक पात पर ऋतु का लिखा एक गीत हो तुम। मुझको झुलाता ख्वाब हो तुम। मधुपल सुहागों के समेटे एक कपकपाती छुअन हो तुम। मधुपल सुहागों के समेटे एक कपकपाती छुअन हो तुम। और भोर से कुछ ही इधर की मृदु नशा ओढ़े नींद हो तुम। भोर से कुछ ही इधर की मृदु नशा ओढ़े नींद हो तुम। मुझको झुलाता ख्वाब हो तुम। चांदनी के वक्ष पर लिखा हुआ केसर उकेरा गीत हो तुम। चांदनी के वक्ष पर लिखा हुआ केसर उकेरा गीत हो तुम। जागते संगमरमर में छिपी न्योता लिए मुमताज हो तुम। चांदनी के वक्ष पर लिखा हुआ केसर उकेरा गीत हो तुम। जागते संगमरमर में छिपी न्योता लिए मुमताज हो तुम। मुझको झुलाता ख्वाब हो तुम। एक नाव में मैं हूं अकेला, एक नाव में मैं हूं अकेला, उस नदी की मझधार हो तुम। क्या बात है, क्या बात। एक नाव में मैं हूं अकेला, उस नदी की मझधार हो तुम। जब विश्वास मेरा डगमगाए, तब हाथ की पतवार भी तुम। एक नाव में मैं हूं अकेला, उस नदी की मझधार हो तुम। जब विश्वास मेरा डगमगाए, उस हाथ की पतवार भी तुम। मुझको झुलाता ख्वाब हो तुम। और अंतिम बंद इसका है। कोई रात चुकने को चले, बस उस पहर का ख्वाब हो तुम। कहते हैं सुबह का ख्वाब हमेशा सच होता है। कोई रात चुकने को चले, बस उस पहर का ख्वाब हो तुम। और होश खोने से कुछ इधर का चढ़ा हुआ उन्माद हो तुम। कोई रात चुकने को चले, बस उस पहर का ख्वाब हो तुम। होश खोने से कुछ इधर का चढ़ा हुआ उन्माद हो तुम। मुझको झुलाता ख्वाब हो तुम। मुझको झुलाता ख्वाब हो तुम। क्या कहने सर, झुलाता ख्वाब हो तुम। सर मैं बार बार कहता हूं, मुझे सबसे अगर कुछ, जब मैंने जैसा कि कहा कि मैं जब आपको आपकी कविताओं में खोजने निकलता हूं, तो मुझे सबसे गजब की चीज ये लगती है कि जो अपने पास नहीं देख पाता हूं, मुझे आपकी कविताओं के बाद मुझे अपने पास दिखने लगती हैं। तो ये जीवन का जो मूल्य है, जीवन की जो वास्तव जीवन के जीवन मूल्य, जो जिनको पढ़ने के बाद आपको आपके जीवन मूल्य दिखने लगे, आपके जीवन की, आपके समाज की वास्तविकता दिखने लगे, वही वास्तव में एक श्रेष्ठ रचना धर्मी है और श्रेष्ठ रचनाकार है और श्रेष्ठ रचना है। तो सर नमन करता हूं मैं आपकी लेखनी को। और ज्ञान जी, मैं कहना चाहूंगी हमारे साथ गणेश प्रसाद गौतम जी जुड़े हुए हैं सिडनी से, और उनका नमस्कार करती हूँ। सोनिया जी, आशा दिनकर जी और सदानंद जी जो भी यहाँ जुड़े हुए हैं, दर्शकगण, प्रमोद तिवारी जी जुड़े हुए हैं, और सभी दर्शकों का मैं साहित्य सृजन की तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ, आभार देती हूँ, और बिंद की धरती से आज सभी को नमन करती हूँ, आप सभी को प्रणाम करती हूँ। और आपकी उपस्थिति, गरिमामय उपस्थिति हम लोगों का संबल है, क्योंकि जब कभी भी प्रेरणा मिलती है आप सभी लोगों से, तभी हम आगे बढ़ पाते हैं।
और कभी सिर्फ इतना ही चाहता है कि उसको लोगों से प्रेरणा मिले, सम्मान मिले, बस। तो आप सबकी उपस्थिति हम लोगों के लिए प्रेरणास्पद है और आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। साहित्य सृजन, और वाकई में आज हमारे पटल पर उपस्थित ऐसी शख्सियत जो वाकई में सभी से परिचित है और सभी जानते हैं और सभी विधाओं से माहिर हैं। हम चाहेंगे सर कि आप अपने एक दो हाइकू या छोटी छोटी चीजें अब हमें सुनाई दी। दीदी, मैं 2 लाइन सर की 2 लाइनें सर को समर्पित करता हूं, तब तक जब तक सर बोलेंगे। इस तरह से देखकर, सर श्रृंगार की बात करते हैं, मुझे श्रृंगार की लाइनें मुझे याद आ गई। इस तरह से देखकर तुम क्या जताती हो, इस तरह से देखकर तुम क्या जताती हो, मेरी हो सकती नहीं क्या ये बताती हो, मेरी हो सकती नहीं क्या ये बताती हो। और सर की जो बात आती है, सुनाए सर। मेरी एक बहुत पसंदीदा छोटी सी रचना है, जिसकी आखिरी पंक्तियां ही मैंने अपना स्टेटस बनाया है। उर तुम्हें लगाया था प्रीतम मधुस्मृतियों की रातों में, उर तुम्हें लगाया था प्रीतम मधुस्मृतियों की रातों में, अधर मिले थे कई बार इन तीक्ष्ण विरहिणी रातों में। उर तुम्हें लगाया था प्रियतम मधुस्मृतियों की रातों में, अधर मिले थे कई बार इन तीक्ष्ण विरहिणी रातों में। अरे पास नहीं तो तुम क्या मेरे स्वप्न छीन ले जाओगी, पास नहीं तो तुम क्या मेरे स्वप्न छीन ले जाओगी, मैं स्मृतियों का व्यापारी हूं कैसे मुझसे दूर रहोगी। क्या बात, बहुत सुंदर सर। और जब सर की बात आती है, सर ने एक बात कही कि हर चीज में उनको सुंदरता दिखाई देती है और प्रकृति में भी सुंदरता दिखाई देती है। तो मैं आपकी 4 लाइन आपको कहती हूँ। आभास सुनहरे सपनों के, आभास सुनहरे सपनों के, अक्सर मेरे नयन सजा ले, आतुर मन के भाव अचंभित, वन मयूर नव नर्तन करते, नयन मूंद लेता तब अपने, अनुभूति पा चंदन वन की, मैं फिर बन कर कस्तूरी मृग, खोज रचाता कस्तूरी की, खोज रचाता कस्तूरी की। और जब प्रकृति की बात आती है, तो जो प्रकृति प्रेमी है और जिनको हर चीज में सुंदरता दिखाई देती है, हर बहुत बड़ी बात होती है, जैसा आपका व्यक्तित्व होगा वैसा ही सामने दर्पण होगा। दर्पण तो वही सच्चाई कहता है, सच्चाई ही कहता है। आप जो चीज देखना चाहते हैं इस जगत में आपको वही दिखाई देगा। ऐसे ही हमारे कवि का कहना है और आपका कहना है। और मैं चाहूंगी आप 1-2 हाइकू जरूर हमें सुनाए, क्योंकि आपने कहा कि हाइकू सब लिखते हैं। मुझे भी लगता है कि मैं 2-4 हाइकू रोज लिख लेती हूँ, लेकिन हम भी सीखना चाहते हैं। मैं हाइकू सुनाता हूँ आपको, बहुत ज्यादा तो नहीं लिखता। सोनिया जी स्वागत है। प्रमोद तिवारी जी अद्भुत, धन्यवाद प्रमोद जी। सदानंद जी बहुत बहुत स्वागत आपका, अभिनंदन जी। सुनाए। कारण होता जो जीवन जीने का मैं भी जी लेता, कारण होता जो जीवन जीने का मैं भी जी लेता। क्या बात, क्या बात। एक और देखिए, कटे पंख जो उड़ना भूल चुके फड़फड़ाता, कटे पंख जो उड़ना भूल चुके फड़फड़ाता। क्या बात है। और रुक्ष धरा का करील हतभागा सांस संजोता। क्या बात, बहुत ही सुंदर और बहुत बड़ी बात आपने कहा है कि बहुत सबसे बड़ी बात यह है कि जब हाइकू विधा आती है तो सबको लगता है कि 5-7-5 लिखना है और हर व्यक्ति इसको जरूर लिखता है, लेकिन उस 5-7-5 में भाव क्या है और विचार कैसे आ सकते हैं, ये सीखने की सभी को जरूरत है। और आप इसी भाव को लेकर चलते हैं।
तो ये बहुत बड़ी बात है। और जितने हमारे सभी दर्शक जुड़े हुए हैं रसमंजरी साहित्य सृजन पटल पर, उन सभी का मैं हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करती हूँ, और साथ ही साथ उन सभी की उपस्थिति को यहाँ से प्रणाम करती हूँ। और सर, मैं चाहूंगी कि आपके जो संग्रह हैं, आप मुझे थोड़ी उनके बारे में बताएं कि आपके कौन कौन से संग्रह प्रकाशित हुए हैं और उनमें आपने क्या लिखा है। 7 संग्रह हैं आपके, और उसमें एक जी उपन्यास भी आपने लिखा है, नाटक भी लिखा है और गीत भी लिखे हैं। तो थोड़ा हमें जानकारी चाहिए कि आप क्या क्या कैसे लिखते हैं। मेरे 5 काव्य संग्रह आ चुके हैं। उनमें जी से एक मैं उसे बिल्कुल अलग मानता हूं सबसे, क्योंकि वो पहले पृष्ठ से लेकर आखिरी पृष्ठ तक एक ही कविता है, विराग से अनुराग तक, जी अनुराग से विराग तक। एक कहानी चलती है उसमें एक प्रेमी की, किस तरह से वो प्रेम शुरू होकर अपने शिखर पर पहुंचता है और शिखर पर पहुंचने के बाद वो परमात्मा में विलीन हो जाता है। करीबन 100-125 पन्नों की एक ही कविता है। 5 काव्य संग्रह लिखे। एक मैंने गजल संग्रह लिखा। मैं गजल बहुत कम लिखता हूं और अभी भी मैं उसे गजल संग्रह नहीं कहता, मैं नज्मों की किताब ही कहता हूं, क्योंकि गजल लिखना इतना आसान नहीं है। और गजल के साथ सबसे बड़ी समस्या यह है, आप कविता लिखिए, गीत लिखिए, कुछ दोहे लिखिए, आपको कोई क्रिटिसाइज नहीं करता। लेकिन जो ही आप गजल लिखते हैं, बड़े बड़े विद्वान आ जाते हैं ये बताने के लिए कि आपकी मात्रा कहाँ गलत है, आपका काफिया कैसे गलत हुआ, आपका रदीफ क्यों नहीं जुड़ सका, इसमें वजन कहाँ है। और वो बताते इस लहजे में है कि आपको लगता है कि मैं तो आज तक कलम भी नहीं पकड़ सकता हाथ में। इसलिए मैं गजल बहुत कम लिखता हूं, क्योंकि मैं लिखता हूं आनंद के लिए। इसीलिए मैं अपनी रचना कभी भी किसी को ये कह के नहीं देता कि इसकी विश्लेषण कीजिए। मैं सिर्फ कहता हूं आनंद लीजिए, अगर आपको आनंद आए तो, नहीं आए तो छोड़ दीजिए। मेरे भाव थे, मैंने लिखा। एक नाटक मेरे दिल में बहुत दिन से एक कहानी घूम रही थी। मैं एक रंगमंच कलाकार भी हूं, सो नाटक लिखा। फिर मुझसे एक प्रकाशन समूह ने कहा कि एक हाइकू की हम किताब छापना चाहते हैं, क्या आप उनका संपादन करेंगे। संपादन किया। किसी ने कहा हम दोहे और हाइकू मिला के किताब लाना चाहते हैं, वो हुआ। सांझा संग्रहों में कुछ लोगों ने मांगी, मुझे इज्जत दी, 12 संग्रह वैसे हो गए। ओ सोहनलाल जी जुड़े हैं, प्रणाम सोहनलाल जी। मोहनलाल शर्मा जी का हार्दिक स्वागत, जी अभिनंदन रसमंजरी पटल से। तो ऐसे ही है, बस कोई ज्यादा नहीं है। लोग तो 20-20 किताबें लिख चुके होते हैं, मैंने अभी 7 ही लिखी हैं। 7 आपने लिखी है और आपकी आज के अनवरत लेखन लेखनी जो चल रही है वो अनवरत है। सर, अब आजकल के देखिए, लेखन की जितना मैंने सुना है आपको, जितना मैं समझ पा रहा हूँ, और मेरे साथ साथ मेरे सभी दर्शक समझ पा रहे होंगे कि आपने कम शब्दों में बड़े ही बारीकी से ये बात स्पष्ट की कि ज्यादा पढ़ना कम लिखना। तो ये जो ज्यादा पढ़ना और कम लिखने के बीच का जो संतुलन है, ये कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। और बेशक अगर बिल्कुल आपके पास 4 घंटे हैं तो आपको 3 या 3.5 घंटे पढ़ने के लिए देना चाहिए। लिखने के लिए 1 घंटा बहुत है। क्या लेकिन एक सर बात आप मैं और भी कहना चाहूंगा, एक बात मैं और भी कहना चाहूंगा। कई बार आप किसी लेखक विशेष को लगातार पढ़ते रहें तो कहीं ना कहीं आप उसकी कॉपी बन जाते हैं। सहमत हूं सर। आप पढ़िए, जरूर पढ़िए, बहुत पढ़िए, लेकिन पढ़ने के इमीडिएटली बात लिखिए मत। कई बार आप किसी की गजल पढ़ते हैं, आप उससे बहुत प्रभावित हो जाते हैं, वो गजल आपको छू जाती है, और इमीडिएटली उसके बाद अगर आप लिखना शुरू करें तो काफी कुछ वो परछाई इसमें आ जाती है। वाकई बिल्कुल इसलिए सही बात कहा सर, ये अभी अभी मैंने महसूस किया था। बिल्कुल सर, सहमत हूं मैं। जी हमारे माननीय प्रधानमंत्री पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जब अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में गए, उन्होंने जब कविता पाठ किया कि पत्थर की छाती में उगाया नव अंकुर, तो हाँ दूरदर्शन पे उस टाइम पे वो कविता का प्रसारण हो रहा था। और वो उस कविता से मैंने कविता लिखना सीखा, और वो कविता वाह मैंने सुनी और उसके बाद ही मैंने 4 लाइनें लिखी।
और उसके बाद कुछ संयोग ऐसे बने कि मैं जब देखो तो उनको पढ़ता रहता था। तो कहीं ना कहीं आज मैं देखता हूँ तो मेरी शैली उनसे मिलने लगती है। मैं अपनी ये पिछली होता है। कविताएं देखता हूँ तो सर बिल्कुल सहमत हूँ आपकी इस बात से। बड़ा ही प्रायोगिक ज्ञान आपने हम सबको दिया इसके माध्यम से। और सोनलाल शर्मा प्रेम जी कह रहे हैं कि सत्य वचन आदरणीय, आपने बहुत सत्य कहा है। और एक छोटी सी बात मैं कहना चाहूंगा, विशेषकर आजकल जो तरुण पीढ़ी आ रही है लिखने के लिए बहुत भारी भरकम शब्दों की जरूरत नहीं है। लिखने के लिए बहुत बहुत ज्यादा उसकी बनावट अच्छी करने की या बहुत ज्यादा सजाने की जरूरत नहीं है। ईमानदारी से जो मन में आए लिख दो। मैं अपना 2 लाइनें सुनाता हूं आपको। सिर्फ एक शेर मैंने लिखा था, कौन कहता है उम्र में बढ़ गया हूं, कौन कहता है उम्र में बढ़ गया हूं, अरे मैं तो और पककर मीठा हो गया हूं। क्या बात। जितना आप साधारण रखेंगे शब्दों को, लोग उसे अपने मन में समाएंगे और वो लोगों को अपील करेंगे। सही बात है सर। कच्चा आम जब अपना महत्व बताता है तो पके आम का भी महत्व बहुत ज्यादा हो जाता है। तो वही बात है कि अनुभव जब आ जाता है, और आपने बता ही दिया कि अंगूर किशमिश बन जाता है अनुभव के साथ। एक रचना और है सर की, सर दिलों की चोरी भी बहुत अच्छी करते हैं। और इस रचना से मतलब मेरा दिल तो चुरा लिया है इन्होंने। तो मैं इन्हीं को समर्पित करता हूँ, अपने दर्शकों तक लेके जाता हूँ। दिलों की चोरियां होने लगी हैं आजकल बहुत, दिलों की चोरियां होने लगी हैं आजकल बहुत। महफूज रखिए दिल को अपने आप मेरे पास, महफूज रखिए दिल को अपने आप मेरे पास। तो सर हमारा तो आपके पास चला गया है, महफूज है। अब हमको ये समझ में आ गया है कि हमारा दिल तो आपके पास है, अब महफूज है। नेशनल हार्ट डे पे लिखी थी 2 पंक्तियां, और वो भी इसलिए कि शाम को मुझे किसी ने कहा कि आज नेशनल हार्ट डे और आपने फेसबुक पे कुछ पोस्ट नहीं किया इस बारे में। तो मैंने कहा ठीक है अब कर देता हूं। तो वो 2 पंक्तियां लिखी थी मैंने। बिल्कुल सर। और इस रचना के माध्यम से आपका जो वो वक्तव्य था कि जब आप कुछ लिखते हैं तो लोग उसके बिहाफ पे आपके व्यक्तित्व का आकलन करना शुरू कर देते हैं। अगर आप ये अभी नहीं बताते कि ये नेशनल हार्ट डे के दिन आपने लिखी थी, तो शायद मेरे जैसा पाठक या कोई भी पाठक यही समझता कि वो किसी और परिप्रेक्ष्य में लिखी गई होगी, श्रृंगार के परिप्रेक्ष्य में लिखी गई होगी। लेकिन वास्तविकता कहां से पैदा हुई है, कहां से उत्पन्न हुई है, उसके भाव कहां से प्रदीप्त हुए हैं, वो वास्तव में मूल कवि ही समझता है कि उसका उद्गम स्थल क्या था, उद्गम स्रोत क्या था। ज्ञान आज की ही बात करती हूँ। आज मैंने 2 पत्तियां डाली और लोगों ने पूछा कि आपको क्या वेदना है। तो ये बड़ी बात पंक्तियां सुनाइए कि 2 पंक्तियां जब हम लिखते हैं और कह देते हैं कि आपको क्या वेदना है, कुछ भी शब्द अपन लिखते हैं, और जब लिखने की वो वेदना तो मैं नहीं कहती, पर मैं चंद लाइन आपको सुनाती हूँ। डॉक्टर कन्हैयालाल शर्मा जी हमारे बीच उपस्थित हैं। सर आपको पटल से प्रणाम करता हूँ। प्रणाम आदरणीय। स्वागत है आदरणीय आपका। सर मैं कहती हूँ कि कोरे पन्ने को देखकर अनकहे शब्द पढ़ लेते हैं। हम तो वह हैं जो लफ्ज ही नहीं लहजों को पढ़ लेते हैं। अरे वाह क्या बात है। कोरे पन्ने को देखकर अनकहे शब्दों को पढ़ लेते हैं। हम तो वह हैं जो लफ्ज नहीं लहजों को भी पढ़ लेते हैं। क्या बात। और सामने देखकर भी अनदेखा करते हैं जो हमें अक्सर, सामने देखकर भी अनदेखा करते हैं हमें अक्सर। नहीं जानते कि हम झुकी पलकों से मन के अफसाने गढ़ लेते हैं, मन के अफसाने गढ़ लेते हैं। और कहती हूँ कि खिलती हुई कलियों को तो सभी पढ़ते हैं जनाब, खिलती हुई कलियों को तो सभी पढ़ते हैं जनाब। हम तो वह हैं जो गिरते हुए फूलों की फितरत पढ़ लेते हैं, गिरते हुए फूलों की फितरत पढ़ लेते हैं। और कहते हैं कि तुम कुछ कहो ना कहो, तुम कुछ कहो ना कहो, हम तो तेरी आंखों के पैमाने से दिल की हसरतों को गढ़ कर पढ़ लेते हैं। हम तो तेरी आंखों के पैमाने से
दिल की हसरतों को यूं गढ़कर पढ़ लेते हैं। और कोई जरूरत नहीं हमें तुम्हारे शब्दों की भी, कोई जरूरत नहीं हमें तुम्हारे शब्दों की भी। हम तो आवाज से ही तेरे मन की फितरत पढ़ लेते हैं। कोई जरूरत नहीं वाह वाह तुम्हारे वाह। शब्दों की, कोई जरूरत नहीं तुम्हारे शब्दों की भी, हम तो आवाज से ही तेरे मन की फितरत को पढ़ लेते हैं। और तुमने जो सोचा कि कुछ न कहेंगे, तुमने जो हम्म, सोचा कि कुछ न कहोगे, हमने तो बस एक बार देखकर तुम्हारे अंदर के घावों की वेदना को पढ़ लेते हैं। वाह तुम्हारे वाह अंदर वाह। घावों की वेदना को पढ़ लेते हैं। और कोरे पन्ने को देखकर अनकहे शब्द पढ़ लेते हैं। हम तो वह हैं जो लफ्ज ही नहीं लहजों को भी पढ़ लेते हैं। लफ्ज ही नहीं और लहजों को भी। और कहती हूँ कि तुम्हारे अनबोले शब्दों को भी बिना कहे बिना बोले यूं ही अपने दिल के पन्नों में यूं ही पढ़ लेते हैं। कोरे पन्ने को देखकर अनकहे शब्द पढ़ लेते हैं। हम लफ्ज ही नहीं लहजों को पढ़ लेते हैं। पढ़ लेते हैं। बहुत खूब, बहुत दीदी सुंदर, आपकी बहुत इस सुंदर। रचना को दीदी आपकी इस रचना को मैं सर की रचना से प्रतिक्रिया देता हूँ, संभालिएगा। बिल्कुल। क्योंकि सर के शब्द इतने बड़े नहीं होते हैं, लेकिन उसके भाव इतने बड़े होते हैं कि सजोना मुश्किल हो जाता है। तो प्रेरित करता हूँ, तुम जो मुझको तुम कहो तो तुम्हें अपना मान लूं। वाह। तुम कहो तो तुम्हें अपना मान लूं। क्यों भला यूं आप कहकर मुझको पराया कर रही। क्यों क्या भला बात। यूं आप कहकर मुझको पराया कर रही। तो बिल्कुल दीदी, बड़ी शानदार और बड़ी उम्दा रचना थी आपकी। डॉक्टर कन्हैयालाल शर्मा जी कह रहे हैं बहुत सुंदर, अरुणा जी का भी त्रिकालदर्शी ज्योतिषी होता है। आ, बिल्कुल सत्य वचन आदरणीय। अच्छा ज्ञानचंद जी, में हम हम सबको थोड़ा सुनेंगे। जी, ज्ञानचंद जी, हम आपको सुनना चाहेंगे थोड़ा सा। ज्ञान जी तो बिल्कुल। ज्ञान हमारे रस मंजरी पटल के संचालक हैं और छुपे हुए रुस्तम हैं। बिल्कुल। नहीं, इनकी तलवारबाजी तो मैं देख चुका हूं पहले भी। तो सर तलवारबाजी, रुस्तम है तो तलवारबाजी होगी। सर अभी छोटी रचना ही सुनाए ज्ञान जी, सर को सुनते हैं आप। सर मुझे आपका बहुत सारा टाइम चाहिए। मैं सिर्फ 2 लाइनें जी। मैं आपको पढ़ रहा था। और आजकल दादा का आशीर्वाद मुझे बड़ा अनवरत रूप से मिल रहा है। तो दादा को पढ़ के भी आप वही बात हो जाती है, जैसा कि आपने कहा कि अगर आप किसी को अनवरत पढ़ना शुरू करते हैं तो उसकी छाया बनने लगती है आपके अंदर, परछाई उसका पीछा करने लगती है। तो श्रृंगार पढ़ के थोड़ा सा मेरा भी रुझान हुआ है। तो मैंने जस्ट 2 लाइनों में आपकी भी कोई रचना पढ़ रहा था, तो वहीं से मेरे दिमाग में आया कि आज कुछ ऐसा लिखते हैं कि बस साधारण से शब्दों में लिखते हैं। तो मैं वो 2 शब्द आपको निवेदित करता हूँ। आजकल का इश्क भी लोन अकाउंट जैसा होता है। क्या अरे वाह। बात। इश्क भी लोन अकाउंट जैसा होता है। अगर किस्त वक्त पर ना चुकाई जाए तो मोहब्बत बाउंस हो जाती है। अगर किस्त वक्त पर ना चुकाई जाए तो मोहब्बत बाउंस हो जाती है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत बढ़िया। ज्ञान हमारे चलेंगे। छक्का चौका मारने वाले व्यक्ति हैं, जो चंद लाइनों में ही छक्का मारकर बैठ गए हैं। तो बहुत बिल्कुल। बधाई। दीदी प्रदीप मिश्र अजनबी जी उपस्थित हैं। सर प्रणाम, वाह। आप बड़ी शख्सियत हैं। बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञान आपको। जी, जब मैं कल आपसे बात कर रही थी कि पटल पर मुझे बुलाना है एक विशेष शख्सियत को, और जो नाम मुझे याद नहीं आ रहा था वो प्रदीप मिश्र अजनबी जी हैं। प्रदीप सर की ओर अगर हमारी आवाज जा रही हो तो हम आपको संपर्क करेंगे और अगला अपॉइंटमेंट हमारा स्वीकार करें, हमारा आमंत्रण स्वीकार करें। दीदी मैं कल बोल रही थी कि बहुत वो नाम है, और मुझे एकदम से नाम भूल गया था, और जैसे ही नाम लिखा तो मुझे याद आ गया कि प्रदीप मिश्र अजनबी जी की ही कल हम बात कर रहे थे कि हमें उनको पटल पर बुलाना है। क्योंकि शख्सियत विशेष में जब शख्सियतें आती हैं और हमारा रस मंजरी पटल समृद्ध हो जाता है, जैसे आज हमारे साथ विवेक जी उपस्थित है, तो वाकई में हमारे पटल की समृद्धता और ज्यादा बढ़ गई है और सहजता भी
सर की इतनी अच्छी है कि और हम लोग बिल्कुल अपना महसूस जो हो रहा है यहाँ पर बैठ के, और जो एक लगाव महसूस होता है और एक कवि से परिचित होने का और रूबरू होने का बहुत अच्छा मौका मिलता है। मैं सर एक क्वेश्चन और आपसे पूछना चाहूंगी कि जी। आपके क्वेश्चन है। आपके कवित्व में आपके परिवार की क्या भूमिका थी? आपके कविताएं क्या घर के लोग सुनना पसंद करते हैं और उनकी क्या भूमिका? बिल्कुल दीदी, सेम क्वेश्चन मेरा भी था सर, कि जैसे मैंने एक बार लिखा था तो मेरे पिताजी के हाथ लग गई, तो मैंने राधा और कृष्ण पे लिखा था। उसके बाद मेरे को कन्हैया बना बना के उन्होंने कूटा था, यशोदा माँ जैसे खम्भे में बांध के। तो सेम बहुत प्रश्न मेरा भी था कि सर बहुत कभी साल ऐसा वाक्य हुआ? बहुत साल ज्ञान पहले मैंने एक डायरी में चंद लाइनें लिखी थी, जिस लाइनों का जवाब मुझे बहुत समय तक देना पड़ा था, तो चाहती हूँ कि सर से भी जानूं। मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। जैसे मैंने कहा, मेरी पहली श्रोता मेरी माँ ही थी। मेरे लिखने में, मेरे सृजन कार्य में मेरे परिवार का बहुत ज्यादा सहयोग रहा है। मुझे कभी भी घर की जिम्मेदारियों के लिए अपना लिखना नहीं छोड़ना पड़ा। हम दो भाई साथ रहते हैं, हमारे परिवार साथ रहते हैं। अब माँ और पिताजी दोनों नहीं हैं, छोटा भाई है मेरा। लेकिन कोई भी काम अगर मेरे लिखने के आड़ आता है तो वो काम अपने कंधे पे ले लेता है, सारे काम वो करता है। वैसे ही मेरी कविताओं का बहुत बड़ा प्रशंसक है वो, कथाएं लिखता है वो। मेरा कोई काव्य पाठ ऐसा नहीं होता जो वो नहीं सुनता। अभी भी लगता है वैसे मुझे मेरी, जी, आज भी हैं वो उपस्थित। वही वैसे ही मेरी पत्नी भी बिल्कुल शुरू से, उसने कभी भी ये नहीं कहा कि आप तो लिखने में ही बिजी रहते हो, मेरे पास, मेरे लिए टाइम नहीं है आपके पास, जो कि मैं उसी का टाइम चुरा कर लिखता हूं। क्या बात। जिस समय पर उसका अधिकार है वो समय मैं लिखने के लिए लगाता हूं। आज भी वो सुन रही होगी जरूर, मुझे विश्वास है, दूसरे कमरे से। उसने हर काव्य गोष्ठी को सुना, जो कविता अच्छी लगी उसके बारे में उसने बताया। मेरी कविताओं को फेसबुक पे उसके कमेंट मिलते हैं। और सबसे बड़ी बात है, उसने मुझसे कभी भी नैगिंग नहीं की कि आप तो लिखते रहते हैं, मेरी तरफ देखते भी नहीं है। ये अगर सपोर्ट किसी कवि को मिल जाए तो उससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती। और फिर ये गलत बात है कि मैं उसे देखता नहीं, उसे देखता हूं तभी तो श्रृंगार जन्मता है। बिल्कुल, सबने बहुत बड़ी बात, और आज मैडम को जरूर ही पता चला होगा उनका महत्व। तो वाकई में जो प्रेरणा होती है वो स्त्री वही हो सकती है जो आपके साथ होती है। तो मैं भी यहाँ से उन प्रेरणा को नमन करती हूँ और उनको अभिनंदन। और वाकई ये बहुत बड़ी बात है कि जब आपका सपोर्ट बहुत ज्यादा मिलता है, वही व्यक्तित्व निखर कर सामने आता है। प्रदीप मिश्र जी ने अभी लिखा कि चांद को देखते ही अमृत टपकने की बात, तो ऐसा नहीं था प्रदीप जी। बिल्कुल ज्ञान जी से आप पूछ सकते हैं कि कल हम लोग की चर्चा हो रही थी आपके बारे में, तो देखकर आपको नहीं कहा है, ये पहले से ही सुनियोजित है और ऐसा कुछ नहीं है। और आपकी उपस्थिति यहाँ हम लोग के लिए बहुत अभिनंदनीय है। डॉक्टर कन्हैयालाल शर्मा जी, मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। और इतने बड़े बड़े रचनाकार जब हमारे सामने यहाँ उपस्थित होते हैं रसमंजरी पटल पर, तो हम अपने सौभाग्य को मनाते हैं कि बहुत बड़े बड़े नाम होते हैं, दिग्गज नाम होते हैं, और जो अपना समय हमको देते हैं और यहाँ सुनने आते हैं। तो आपका ये जो उत्साह वर्धन ही हमारे रसमंजरी पटल को या हम लोगों को प्रेरणा देता है कि हम लोग कुछ काम आगे कर सकें और शख्सियत विशेष में शख्सियत से मुलाकात करें। और जितने भी लोग यहाँ उपस्थित हुए थे वो सभी एक शख्सियत विशेष है, तो उनका क्रम सभी का आएगा और हम उन सभी की उपस्थिति को भी चाहेंगे। बहुत धन्यवाद दीदी सर। और मैं चाहूंगी कि इस तरह का एक गीत जरूर सुने। इन सब की उपस्थिति मेरे लिए भी बहुत बड़ा मानवर्धक है। मुझे कहीं ना कहीं एक सांत्वना मिलती है, एक प्रेरणा मिलती है, एक संदेश मिलता है कि मेरे मित्र, इतने बड़े बड़े लोग मुझे अपना मित्र समझते हैं, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है।
बिल्कुल सर जी। और प्रदीप मिश्र जी कह रहे थे मैहर गए थे, दर्शन करना चाहते। सर मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैं बंगलोर में हूँ। तो अगर आप नहीं समय निकाल पाए तो कोई बात नहीं, दोबारा जरूर निकालिएगा। अभी पिछली कड़ी पे दीदी वापस आता हूँ। मेरा एक क्वेश्चन शेष रह गया था, मेरा एक प्रश्न शेष रह गया था। इतना सहयोग मिला एक पत्नी के रूप में, कभी ये डिमांड आई क्या कि आप मेरे लिए कभी कुछ लिखिए? सब उन्हीं के लिए लिखा गया। नहीं, पत्नी से ऐसी कभी डिमांड नहीं आई, लेकिन मैं ईमानदारी से जो भी उनके लिए लिखता हूं वो उन्हें सुनाता जरूर हूं, लेकिन उन्होंने कभी नहीं कहा कि मेरे लिए लिखिए। सर आज हाँ, उनको इस पटल ये के जरूर माध्यम है। से क्या सुनाना चाहेंगे? बिल्कुल, आप उनको उनको उनके लिए जो लिखा है वो जरूर सुनाएं। मैं आपको एक कविता के 2 छंद सुनाता हूं। तुम जो मेरे संग चलो तो संग अपने कुछ शब्द बांध लूं। तुम जो मेरे संग चलो तो संग अपने कुछ शब्द बांध लूं। तुम मुझको गुनगुना उठो गर, अपने गीतों से तुम्हें बांध दूं। क्या और तुम बात। जो मेरे संग चलो तो संग अपने कुछ शब्द बांध लूं। तुम पुरवाई की मादक वेला, भली सुबह का स्वप्न निराला। हम उठने के बाद अक्सर पहला चेहरा पत्नी का ही देखते हैं। तुम पुरवाई की मादक वेला, भली सुबह का स्वप्न निराला। दूजा पहर खिलाती ज्वाला, और स्वप्नों का संध्या जाया मेला। तुम जो मेरे संग चलो तो स्वप्नों का एक शहर बसा दूं। क्या बात है। प्रदीप सर लिख रहे हैं कि हम तो लिखते ही उन्हीं के नाम पर हैं, अनवरत। सर इसीलिए बचे बिल्कुल। हुए हैं। बिल्कुल। अच्छा सर, बहुत बढ़िया। कोई एक ऐसा वाकया, कभी ऐसा कुछ हुआ कि हर किसी व्यक्ति विशेष के जीवन में कुछ न कुछ ऐसी परिस्थितियां आती हैं जहां साहित्य की जो यात्रा होती है एक विराम सा लग जाता है, चाहे वो पारिवारिक हो, चाहे वो जिम्मेदारियों की वजह से हो, चाहे वो मानसिक स्थिति की वजह से हो। कभी कभी कुछ प्रेरणाएं ऐसी बनती हैं, कब परिस्थितियां ऐसी बनती हैं, तो ऐसा कभी कुछ अनुभव रहा कि कुछ, या फिर स्वेच्छापूर्वक आपने आपकी कलम रुकी हो एक लंबे अंतराल के लिए? नहीं, मुझे ऐसा कुछ याद नहीं आता, बल्कि ये आपने सच कहा कि कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब आप अपने रास्ते पर थम जाते हैं। ये मेरे साथ रंगमंच में हुआ। जैसे जैसे दफ्तर की ऑफिस की जिम्मेदारियां बढ़ती गई, मेरा पद बढ़ता गया, तो मुझे रंगमंच को करीबन 10 से 12 साल छोड़ना पड़ा। लेकिन कविता के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि अगर कोई दुख होता है, कोई मार्मिक घटना घटती है तो कविता और जन्म लेती है। अगर कोई खुशी आती है तो कविता और जन्म लेती है। जब आपके हाथ में आपका बच्चा आता है पहला, छोटा सा, आपका अपना अंश, तो कविता जन्म लेती है। जब आपके घर में कोई बहुत बीमार होता है तब कविता जन्म लेती है, और जब कोई आपके घर का सदस्य आपको छोड़कर चला जाता है तब कविता जन्म लेती है। मुझे नहीं लगता किसी रचनाकार को किसी भी कारण से लिखने से गुरेज करना पड़े। ये मुझे लगता है, मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। बहुत बड़ी बात सर। और सत्यम शिवम सुंदरम सत्य ही शिव है। तो वाकई में जब आपकी कवि की जो विशेषता देखी जाती है कि तो वो हर चीज कविता में सोचता है। जैसे आपने बताया कि एक बच्चा आता है तो कविता लिखी जाती, दुख आता है तो भी कविता लिखी जा सकती है, अपनी व्यथा को भी कविता के रूप में व्यक्त किए जा सकते हैं। तो ये बहुत ही बड़ी बात होती है कि हम हर चीज को कविता में व्यक्त कर सकते हैं। और लेखनी आपकी अनवरत चलती रही, आपकी यात्रा लगातार शानदार चलती रही, और ये बहुत बड़ी बात है सर। आज आपके बहुत से अनुभव हमें सुनने को मिले और बहुत सी चीजें जानने को मिले। पर एक चीज मैं और जानना चाहूंगा कि चाहूंगी कि आपके बच्चे और आपका परिवार, अभी तो बीबी उनका हो गया कि उनके लिए आप लिखते हैं और उनसे समर्पित हैं इसलिए आप अच्छा लिख पाते। मैं तो ये कहूंगी कि वो आपके साथ है इसलिए आप विवेक हैं। बुद्धि विवेक हार जाता है जहाँ पत्नी साथ नहीं देती। तो आप अगर विवेकशील हैं तो निश्चित ही वो आपके साथ हैं। ये बहुत बड़ी बात है। और आपकी फैमिली में क्या भूमिका रही, मैं जाऊँ बच्चों और परिवार की? आपने भाई के बारे में भी बताया।
कि आपके भाई हमेशा आपका साथ देते हैं और आपके परिवार के सदस्य भी साथ देते हैं। तो जब जी। आपके किताब का विमोचन हुआ होगा, किताब का, पहली किताब का, तो किसको सबसे ज्यादा गर्व आपके ऊपर हुआ होगा? गर्व तो भाई को भी हुआ होगा, बेटियों को भी हुआ होगा, लेकिन जो एक एहसास होता है संतोष का, संतुष्टि का, भर जाने का, वो शायद पत्नी को हुआ होगा। बिल्कुल। मुझे लगता है हिंदुस्तान की, हमारे देश की प्रत्येक पत्नी अपनी उपलब्धि से कहीं ज्यादा पति की उपलब्धि में संतोष महसूस करती है, और उल्टा भी ऐसे ही होता है। पति भी, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। आज की डेट पे मैं इस मंच बस से वही, कह सकती हूँ कि यदि मैं यहाँ बैठी हूँ तो मुझे भी समर्थन प्राप्त है। उसके बिना हो ही नहीं सकता। इसीलिए सरकार आपकी है। बिल्कुल सर, जब रिश्तों की बात आती है तो सर हमेशा आत्मसमर्पण कर देते हैं। मैंने सर को पढ़ा है तो मुझे ये महसूस हुआ कि सर अपने आप में तो जिद्दी हैं, अपने लिए तो जिद उनकी कभी खत्म नहीं होती, लेकिन जब रिश्तों पे आते हैं तो सर आत्मसमर्पण करते हैं। जो उनकी कविता में बहुत ही स्पष्ट होता है कि अपनों से लड़ना पड़े हार करो स्वीकार, अपनों से लड़ना पड़े हार करो स्वीकार, लड़ना हो जब स्वयं से जय की हो दरकार, लड़ना क्या हो बात जब है। स्वयं जय बिल्कुल, की हो। बेशक और बेशक। और जितना सभी जितना आप बिल्कुल जितना आप उम्र में बढ़ते जाते हैं, जितना आप पकते जाते हैं, जितनी आपकी मिठास बढ़ती जाती है, उतना ही ज्यादा आपको इन पंक्तियों का अर्थ समझ आता है कि बहस जीतने से कहीं ज्यादा जरूरी है रिश्ते को जीतना। अगर बहस में हार भी मान लें और रिश्ता फल फूल जाए तो वो कहीं बेहतर है, लेकिन जहां तक अपना सवाल आता है, अपने से तो जीतना ही पड़ता है। बिल्कुल ज्ञान। और अब हम चाहेंगे कि सर के आभार के साथ समय की सीमा भी देखा जाए, क्योंकि अगर हम बैठ गए हैं सर के साथ तो हमें समय का आभास ही नहीं। और अभी बिल्कुल, अनवरत हम 2-4 2 घंटे घंटे लगभग बाद। वक्त बीत चुका और हमको समझ ही नहीं आया कि डेढ़, अभी भी ऐसा लग रहा था कि आधे घंटे हुए। और अभी बिल्कुल जब आपने याद दिलाया तब मैंने समय देखा तो मुझे समझ में आया कि 1.5 घंटे का वक्त बीत चुका है। और जैसा जी, कि आपने कहा सर कि निश्चित तौर पे ये बहुत जरूरी है कि आपके जीवन में कितने रिश्ते हैं, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है, बल्कि उन रिश्तों में जीवन कितना है ये हमेशा महत्वपूर्ण बिल्कुल, होता है। बेशक बेशक। बहुत बड़ी बात सर। और जब आपके लिए मैं 2 लाइन कहती हूँ तो मैंने अभी आपके लिए लिखा है, तो कहती हूँ कि जीवन संघर्षों की अनुपम गाथा है। जीवन संघर्षों की अनुपम गाथा है और टेढ़े मेढ़े रास्तों पर राह बनाना आता है। तो ऐसे वाह, हम साथ जो बैठे हुए हैं, और एक और मैंने मुक्तक आपके लिए लिखा था, गा नहीं पाई तो गाती हूँ कि गीत गजल गायकी तरन्नुम में सुहाती है। गीत गजल गायकी तरन्नुम में सुहाती है और जिनकी लेखनी भी समाज को राह दिखाती है। नहीं करना है लेखनी का समर्पण चापलूसी में, आपको तो हम सदा ही समस्याएं सुहाती हैं, आपको क्या सदा बात। ही समस्याएं सुहाती हैं। तो ऐसे व्यक्तित्व, ऐसे कृतित्व को आज हम लेकर आए थे जो समाज को देने की क्षमता रखता है। व्यक्ति वही दे पाता है जिसके पास कुछ हो। तो जो समाज के लिए एक दिग्दर्शक बन के आते हैं और जो समाज के मार्गदर्शक बन के आते हैं और जो समाज को देना जानते हैं, और इस उम्र में तो व्यक्ति देने का ही काम करता है। तो और वो इस उम्र में जो दिया जाता है वो परिपक्व होता है, सब कुछ अनुभवों का निचोड़ होता है। तो अगर आप कहीं खड़े होकर 4 बार बताते हैं कि किस तरह लिखना चाहिए, तो मतलब उसी तरह लिखना चाहिए। तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है कि जब आप अनुभवों से परिपूर्ण व्यक्तित्व हमारे सामने कहता है कि आपको ये करना चाहिए। एक व्यक्ति 20 साल सोचने में लगा देता है कि हमको क्या करना चाहिए, लेकिन जब एक अनुभव आपको बताता है कि आपको ये करना चाहिए, तो ऐसे अनुभवी से और आज ऐसे व्यक्तित्व से जब हमारी मुलाकात होती तो मुझे नहीं लगता कि अभी हम आपकी किताब और डायरी के पन्नों के पूरे शब्दों को पढ़ पाए हैं। कुछ ही पृष्ठ यहाँ खुले, कुछ ही बातें हो पाई हैं और कुछ ही सीख पाए हैं।
तो पूरा उपन्यास पढ़ने के लिए बहुत समय चाहिए। मैं कहूंगी कि आज हमने आपको गीत कविता की तरह ही पढ़ पाया है, क्योंकि समय के साथ साथ कविता में जो कुछ समाहित हो सकता था उतना कुछ यहाँ आज परिचर्चा में हुआ है। तो एक सार्थक परिचर्चा के लिए मैं आपको भी बहुत धन्यवाद देती हूँ, और साथ ही साथ हमारे जुड़े दर्शकों को भी धन्यवाद देती हूँ। मैं चाहूंगी कि 2-4 गीत से आप जरूर आभार प्रस्तुत करें अपने 4 लाइनों से, और इसके बाद समापन करें कार्यक्रम का। बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं अधिक आपको नहीं बल्कि अनुभवों की यौवनावस्था है सर। आपके लिए कॉम्प्लीमेंट आया है, इसे स्वीकार करिए। बहुत बढ़िया अरुणा जी, लिख रहे हैं। अरुणा जी, ज्ञानचंद जी, मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आके, और जिस तरह से आपने मुझसे सवाल पूछे, कई जवाब मुझे भी अपने बारे में मिल गए, जो शायद कहीं दबे हुए थे मन में, वो निकल कर आ गए। इतने बड़े बड़े श्रोता जुड़े, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आपके पटल पर आना ही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। ये मान जो आपने दिया, श्रोताओं ने दिया, मैं ऋणी हूं आप सबका। 4 पंक्तियां सुनाता हूं जैसे मुझे आदेश हुआ। आ भर दूं, ये प्रकृति पर है। आ भर दूं मैं तेरी मांग, ओ मधुर उमंगों की शाम। आ भर दूं मैं तेरी मांग, ओ मधुर उमंगों की शाम। आस सजाए नयन द्वार, लेकर तेरी स्मृतियां अनजान। आभा ढलती मधुघट रीता, गूंज चुके सब गीत प्रणय के। किंतु नहीं जीवन मदमाया, आस लगी थी जिन बूंदों में, शायद होठों तक अब आई। आज जगा लूं फिर उमंग, ओ मधुर उमंगों की शाम। क्या बात है सर! इसको पढ़ के मुझे इन रचनाओं को पढ़ के जब स्मृतियां शब्द आता है तो मुझे जयशंकर प्रसाद जी से कुछ प्रभावित सी ये पंक्तियां लगी थी। मैंने पढ़ी थी आपकी ये पंक्तियां, और वाकई में बहुत सुंदर शानदार आपकी रचना शैली भी, और आपकी कर्तव्य निष्ठा भी, और आपकी जो व्यक्तित्व विशेष की जो कार्यशाला है उसमें आपने व्यक्तित्व विशेष के लिए जो बताया कि हमें क्या करना चाहिए, लक्ष्य को संकल्पित होकर चलना चाहिए, और कविता भावों से पैदा होती है, लिखी नहीं जाती। बहुत सी चीजें आपने हमारे दर्शकों को बताई कि आप अपने भाव से लिखिए, मन से लिखिए, ना कि किसी और की नकल करके लिखिए। और हमारे नामांकित साहित्यकारों के लिए आपने बताया कि आप पढ़िए ज्यादा, लिखिए कम। 4 घंटे में से 3 घंटे पढ़िए, लिखिए कम। तो ऐसी बहुत सी सार्थक चीजें निकल कर यहाँ पर आई हैं जो आपने हमें बताई हैं, जिनका स्वयं हम भी पालन करेंगे, क्योंकि अभी हम लोग नवांकुर ही हैं, तो हम भी उससे सीखेंगे और आज से प्रेरणा लेते रहेंगे। ये आपका बड़प्पन है, अपने आप को नया बताना आपका दोनों का बड़प्पन है। मैं जानता हूं आप कितने अच्छे रचनाकार हैं दोनों ही। नहीं सर, अभी हम लोग नवांकुर हैं, बहुत कुछ सीखना है, वाकई में बहुत कुछ सीखना है। बस बात ये है कि आप लक्ष्य को लेकर चलते हैं और हम लोग के लक्ष्य थोड़ा अलग है। हम लक्ष्यों के लक्ष्य को लेकर चलते हैं, यानी जो लक्ष्य को लेकर चलते हैं उन्हें लेकर चलते हैं। ये हमारे लिए बड़ी बात होती है कि अक्सर जिनके लक्ष्य पूरे हो जाते हैं उन लक्ष्यों को हम बुलाकर उन लक्ष्य के साथ चलते हैं। ये हमारी थोड़ी सी उपलब्धि हो जाती है साहित्य के क्षेत्र में। बाकी सीखने का जब क्रम आता है तो आप जैसे अनुभवों से ही हम सीखते हैं, चाहे ज्ञान हो चाहे आभा हो। ज्ञान कहता है कि वो आभा का ज्ञान है, और मैं कहती हूँ कि आभा है तो ज्ञान तो होगा ही, ज्ञान होगा वहां ही आभा होती है। तो ये भी बहुत बड़ी बात है सर। हम जब भी इस रसमंजरी सृजन साहित्य पटल पे रहते हैं अपने बड़े कलमकारों के साथ, जो देश ही नहीं विदेशों में अपना नाम रखते हैं, बड़ी बड़ी शख्सियत के साथ उपस्थित होते हैं, तो हमारी कोई बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा नहीं होती। हम कोई उठापटक भी नहीं होती कि हमको एक हफ्ते में इतने कार्यक्रम करने हैं, महीने में इतने कार्यक्रम। हम बड़ी सहजता से चीजों को स्थापित करते हैं। जितना संभव हो सकता है अपने जीवन में उतना ही करते हैं। बस एक चीज की प्राथमिकता जीवन में देते हैं सर, कि जो हमारे शिखर के काव्यकार हैं, हमको सिर्फ उनकी वो जो आपके कांधे पे इसको हमारे यूपी में तो इसको अंगोछा बोलते हैं, एमपी में अंगोछा बोलते हैं, अब आपके इधर दुसाला और साल कह सकते हैं।
तो हम उसका जो एक किनारा है ना, बस उसी किनारे को पकड़ के चलना चाहते हैं। अरे ठीक वाह, उसी क्या तरह बात से है। एक बच्चा माँ के पल्लू को पकड़ के चलता है और अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करता है। तो बस सर हमारा उद्देश्य बस इतना ही है कि हम आपके का एक छोर पकड़ के साथ में चलना चाहते हैं, और ये आशीर्वाद आप सभी का इस पटल के माध्यम से बना रहे, चाहे वो व्यक्तिगत इसीलिए जीवन में हो, चाहे वो साहित्यिक जीवन में हो। और बाकी इसीलिए इससे आपका पटल इसीलिए आपका पटल सफल है, इसीलिए आपका पटल जाना जाता है, और इसीलिए आप दोनों की जो मेहनत है, प्रयत्न है, वो सफल हो रहे हैं। आपका बहुत बहुत अभिनंदन। सर मैं एक शब्द आपके लिए मैंने लिखा था तो मैं कहती हूँ, पहले नहीं बोल पाई, कि सहज नहीं है किसी के दिल में उतर जाना। सहज नहीं है किसी के दिल में उतर जाना, उतर कर भी उसमें कठिन है उसमें बने रह जाना। उतर के भी कठिन है उसमें बने रह जाना। आना जाना तो जीवन का बंधन है, और जिंदगी के लम्हों को खुद ही तुमको साबित कर जाना। जिंदगी के क्या बात। लम्हों को खुद को साबित कर जाना। और जब आपके लिए मैं कहती हूँ, आपका आभार प्रकट करती हूँ और रस मंजरी पटल से, तो कहती हूँ कि हर सफलता के पीछे संघर्षों से भरी कहानी है, और संघर्ष भूल कर सब कहते विवेक जी कितने भाग्यवानी हैं। सब भूल कहते कि विवेक जी कितने भाग्यवानी हैं। अरे चाहे लो तुम तो, अरे चाहे लो तुम तो, पत्थर पर भी निशान आ जाएंगे। बस रस्सी की तरह हमको बार बार रगड़ बनानी है। बस वाह रस्सी की तरह वाह। हमको बार बार रगड़ बनानी है, तभी हम कह पाएंगे कि हम भी भाग्यवानी है। तो बहुत बड़ी बात है कि हम संघर्षों को भूलकर और सिर्फ ये याद करते हैं। मुझे पता है कि अगर विवेक बनना है तो विवेक बुद्धि भी होनी चाहिए, और अनवरत आपकी जो साधना रही, आपने बताया कि आपने कितने पलों में लिखा है, तो निश्चित ही वो गौरव के पल जब आगे आते हैं और वो सार्थक होते हैं, तभी आपकी तपस्या सार्थक होती है। तो हमारे सामने जो विशिष्ट व्यक्तित्व बैठा हुआ है, वो एक साधना से, एक तपोस्थली से निकलकर अब सामने आए हैं, तो उनका हार्दिक आभार करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, शुक्रिया करती हूँ। और रस मंजरी पटल के संचालक ज्ञान जी, जब बात करती हूँ दिखने में बहुत सहज सरल सजग से दिखाई देते हैं और निष्कपट से हैं, लेकिन जब लेखनी की बात आती है और जब उनकी उत्कृष्टता की बात आती है, जब उनके विचारों की बात आती है, तो ज्ञान में कितनी गंभीरता है। जो एक बार सुन लेता है तो वो उसको समझ जाता है। तो ऐसे संचालक जिस पटल के हों, तो वाकई वो पटल जो है तो नाम धन्य होता है और दीदी अपना नाम को प्रदर्शित करता है। उसको भी एक ऐसे ही विवेक की तलाश है। आप वाकई वाकई में ज्ञान जी, ये बहुत बड़ी बात होती है कि हमारे यहाँ पे जो विशिष्ट उपलब्धियां होती हैं उनसे हम जुड़ जाते हैं, उनसे हम सीखते हैं। तो ये हमारे लिए आगे के लिए भी प्रेरणा होती है कि हमें कोई भी दिक्कत होगी तो अब जब बात करेंगे हम विवेक जी, तो विवेक जी हमारे हैं और हम उनसे सीख सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात हो जाती है हम लोगों के लिए। निसंदेह। कोई भी दिक्कत हुई तो हम सीख सकते हैं, हम उनसे पूछ सकते हैं, क्योंकि अब आप हमारे पटल के हैं, हम लोगों के हैं, तो इसमें कोई बेशक दो नहीं है। बेशक। मैं चाहूंगी ज्ञान जी अब आप जरूर इसका समापन करें, क्योंकि समय सीमा बहुत बड़ी बात होती है। सबसे पहले तो दीदी मैं अपने सभी दर्शकों को इतना प्यार दुलार मिला, साथ मिला अनवरत रूप से इस 1.5 घंटे 1 घंटे लगभग 40 मिनट के पौने 2 घंटे के प्रोग्राम में अनवरत सानिध्य मिला, और शीर्ष से शीर्ष शिखर से शिखर का व्यक्तित्व आज के कार्यक्रम में का साक्षी रहा। तो ये हमारे लिए बड़ा गौरव की बात है और बड़े गर्व का विषय है। निश्चित तौर पे बड़ा मुश्किल होता है ऐसे शीर्ष के कलमकार आपको एक पटल पे एक टाइम पे मिले, बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं सबके अपनी अपनी समय सीमाएं होती हैं, सबके अपने अपने कार्यक्रम होते हैं। तथापि उसके बावजूद भी आज वो एक पटल पे सवा घंटे से ज्यादा पौने 2 घंटे के कार्यक्रम में, पौने 2 घंटे के तारतम्य में वो लगातार अनवरत रूप से जुड़े रहे, अपनी प्रतिक्रिया देते रहे, अपने भाव हम सभी को देते रहे और हमें अभिभूत करते रहे अपने आशीर्वाद से। निश्चित बड़ा ही मनोरम अनुभव है। मैं शब्दों के से आप सभी का मैं कहूं तो आभार नहीं व्यक्त कर सकता हूं, मेरे पास शब्द नहीं है।
मैं बड़ा ही ऋणी हूँ पटल के रूप में, पटल की कार्यकारिणी के रूप में, और एक साहित्यकार के रूप में, एक रसमंजरी साहित्य सृजन पटल की ओर से, चूंकि कार्यकारिणी का सदस्य हूँ, और इस पटल के रूप में मैं बड़ा ही ऋणी हूँ। मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं आप सभी को प्रणाम करूं, कितनी बार प्रणाम करूं यह समझ में नहीं आता, लेकिन मेरे भाव आप स्वीकार करिएगा। बाकी तो मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन इस भाव सुमन के हार को आप स्वीकार करिए। और यूं ही बस एक निवेदन है, एक प्रार्थना है कि लगातार यूं ही अनवरत आपका सहयोग इस पटल को और हम सभी को यूं ही अनवरत मिलता रहे। इससे ज्यादा कुछ आकांक्षा नहीं है, इससे ज्यादा कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। और जाते जाते जैसा कि प्रदीप मिश्र अजनबी जी, हालांकि मेरा कभी आपसे सामना नहीं हुआ है, सरोकार नहीं हो पाया है, मैंने आपको सुना बहुत है, और वास्तव में ये थोड़ा सा सुनने में अतिशयोक्ति लगेगा, लेकिन कल शाम की ये चर्चा ही थी कि हमको बुलाना है, और दीदी को मैं बार बार नाम पूछ रहा था, वो नाम नहीं बोल पा रही थी, बोले मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, और आज उन्होंने नाम देखते ही नाम लिया। तो मैं पूर्वाग्रह के रूप में आपसे ये निवेदन करता हूं, और हम शीघ्र ही आपसे इस पटल के माध्यम से जुड़ेंगे और आपके समक्ष अपना निवेदन लेके उपस्थित होंगे। प्रदीप जी की जितने व्यक्तित्व की विशेषताएं थी, प्रदीप जी की जितने व्यक्तित्व की विशेषताएं थी, कल मैं ज्ञान को बता चुकी थी कि मैंने उनसे मिला, और पर मुझे अचानक ही नाम भूल गया कि नाम क्या है, और वो अजनबी से होते हैं लेकिन बहुत अपनेपन से मिलते हैं, नाम अजनबी रखते हैं। मुझे पूरा विश्वास है प्रदीप जी आपके पटल को 4 चांद लगा देंगे, मुझे पूरा विश्वास है। सर, दीदी ने मुझे सब कुछ बता दिया, लगभग 15 मिनट तक बताया, लेकिन मुझे नाम नहीं बता पाई। ये बहुत बड़ी, कभी कभी लगता है कि हम लोग भी उम्र दराज होते जा रहे हैं, पर कहती हूँ ज्ञान, इसके साथ बहुत आभार प्रकट करती हूँ आपका भी और रसमंजरी पटल के। 2 शब्दों से ये बात करती हूँ और इसके बाद समापन करती हूँ कि मेरे शब्द जब आपके हृदय को स्पर्श कर जाएं, मेरे शब्द जब आपके हृदय को स्पर्श कर जाएं, और मेरे भाव जब आपके मन को यूं ही छू जाएं, तो आप तक की जो उपस्थिति है उसको मैं नमन करती हूँ। और उठाऊं जब भी कलम तो मेरी वेदना सहज कर जाएं, उठाऊं जब भी कलम तो मेरी वेदना सहज कर जाएं। तो आज तक की उपस्थिति को मैं बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। और रसमंजरी पटल के दर्शकों के साथ साथ ज्ञान जी का हार्दिक आभार, जो कि चुन चुनकर ऐसी शख्सियत को लेकर आते हैं, ऐसे व्यक्तित्व को लेकर आते हैं कि जो रसमंजरी के नाम को सार्थक करता है और रसमंजरी पटल को समृद्ध करता है। और आज वाकई में जो हमारे साथ समृद्धशील और समृद्ध वाले पटल को गौरव जी ने प्रदान किया, विवेक कपिल जी, मैं उनका हार्दिक आभार करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। विदा लेते हैं, शब्बा खैर जी, धन्यवाद। फिर मिलते हैं, फिर कभी आपके पटल को